जय हिंद दोस्तों। आप ये मान चलो जो आपका एग्जाम लगने वाला है, ये मान चलो कि अप्रैल मई महीने में एग्जाम लगने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं डेली आपको अब सारे जो क्लासें होंगी सारी मैं आपको चैप्टर वाइज भी यहाँ पे कराऊंगा। ये मान चलना दोस्तों जो आपका बायोलॉजी वाला टॉपिक यहाँ पे होता है, यानी कुल मिला के ये मान चलना कि बायोलॉजी जो आपके इतने आपके जो आपके आते चैप्टर आते यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे। ये मान चलना कि आपके टोटल यहाँ पे 29 ऐसे यहाँ पे चैप्टर मिलेंगे, यानी 29 चैप्टर से आपके आर्मी के एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये सारे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना कि जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों आपने देखा होगा जब आपने इसका सिलेबस वहाँ पे डाउनलोड करते होंगे, वहाँ पे केवल बायोलॉजी लिख के आ जाता होगा और कुछ चैप्टर के नाम ही आपको वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आप इतने सारे चैप्टर हैं, टोटल 29 चैप्टर हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों जितनी मैं आपको डेली क्लास यहाँ पे कराऊंगा, ये सारे जो चैप्टर आपके मैं ये पूरे कंप्लीट आपको कराऊंगा। यहाँ तक ये मान चलना आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है तो और कौन सा क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकता है। बस एग्जाम तक जो जैसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस इसे फॉलो करते चलिएगा, आपके पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों आज जो अपनी क्लास यहाँ पे होने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आज जो परिसंचरण जो तंत्र होता है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ये मैं आज आपको कंप्लीट यहाँ पे करा दूंगा। और इसके बाद धीरे धीरे ये सारे टॉपिक मैं आपको एग्जाम के पहले करा दूंगा। बस एग्जाम तक जो चीज़ें जैसे मैं करा रहा हूँ इसे फॉलो करिएगा, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको नज़र आ जाएंगे। बस बात यही रहेगी, ये पूरा टॉपिक में जो पॉइंट आपको बताऊं सारे पॉइंट क्लियर करना। इसके बाद कहीं भी अगर कोई भी आप पर आर्मी का पेपर लगा दिखा हो रखा हो आपके पास, तो उसे सॉल्व करिएगा। क्या जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं क्या यहाँ से आप कोई क्वेश्चन आपका बाहर तो नहीं किया, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। यानी एक एक पॉइंट में आपको क्लियर कराऊंगा। बस जो चीज़ें बता रहा हूँ इसे फॉलो करते चलना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको नज़र आ जाएंगे। और आपके एग्जाम के पहले मैं पूरी आपको चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, मैथ, जीके में पूरी कंप्लीट कराऊंगा। बस पेपर के पहले ये सारी चीज़ें आप ध्यान से लिखते चलना। और इसकी जो पीडीएफ भी अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से इसकी पीडीएफ आप सीधे सीधे आप डाउनलोड वहां पे कर लीजिएगा। तो दिए गए नंबर हाई लिख के मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप का जो लिंक होगा वो आपके पास आ जाएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन आपका हो जाना, या फिर टेलीग्राम में भी इसकी पीडीएफ में आपको सीधे सीधे प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बस यहाँ पे आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखते चलो कि क्या क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए। यानी जितने भी आर्मी के ट्रेड में सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पे कराऊंगा, यानी जितने भी ट्रेडों में आपकी बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके पूछे गए वो सारे मैं कराऊंगा। चाहे आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे तो आपका जो जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, क्लर्क हो गया, यानी जितने भी पेपर में आपके जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आए वो सारे मैं यहाँ पे कराते हुए चलूँगा। और साथ ही साथ इनके मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कराऊंगा कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मान चलना दोस्तों यहाँ पे मैं आपको टोटल आपको कम से कम यहाँ पे 80 क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन अगर आपने ये 80 क्वेश्चन एक बार सही कर ले तो आपके एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरा टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, चाहे जितनी लंबी क्लास हो जाए, लेकिन एक क्वेश्चन अपना हम लोग सही करके आज ही यहाँ पे जाएंगे। तो दोस्तों जो आपका पहला क्वेश्चन आता है सीधा सीधा इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। अगर क्वेश्चन पूछा गया हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु आपकी होती है, आप बस ये ध्यान दो, मैं जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा वो ध्यान देना है। इसका मैं राइट आंसर सीधा सीधा आपको बताऊंगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो कौन सा हमारा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस जो चीज़ें बताऊं बस उसे आप एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट होती है। जितनी मैं डेली क्लास करूँ सारे फॉलो करना, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको नजर आ जाएंगे। तो इसमें आप राइट आंसर क्या बता देंगे, ये बताएंगे आप क्या, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन। क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। यानी ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आयरन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब दोस्तों आप कभी भी क्वेश्चन अगर आप देखो ये अगर पेपर में क्वेश्चन आया है,
अब यहाँ से आपके 3 पॉइंट और आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। इनकी कमी से क्या दिक्कत होती है। अगर ये तो क्वेश्चन पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, हमने बता दिया आयरन धातु आपकी होती है। अब अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ अगर आयरन की कमी हो जाए तो बताओ क्या दिक्कत हो जाएगी। पेपर में क्वेश्चन आता है, बस जो चीजें बता इसे फॉलो करिए एग्जाम तक। या फिर ये बता दो अच्छा जो आपकी मैग्नीशियम की कमी हो जाए, मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो क्या हमें दिक्कत हो जाएगी। या फिर ये बताओ क्रोमियम की कमी अगर हो जाए तो हमें क्या दिक्कत हो जाएगी। या फिर ये बताओ जो कॉपर की कमी हो जाए तो क्या दिक्कत यहाँ पे होती है। क्योंकि इनकी जो कमियों से भी हमारे पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आयरन की कमी हो जाती है तो क्या दिक्कत होती है, हम बताते हैं क्या होता है, एनीमिया होता है। तो क्या हो जाता है, आप सीधा सीधा बताएंगे एनीमिया नामक रोग आपको हो जाता है। और मैग्नीशियम की कमी अगर हो जाती है तो क्या बताएंगे, इसमें जो आपका पेशीय तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। कौन सा रोग होता है यहाँ पे बताएंगे क्या, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो यहाँ पे सीधा सीधा बताएंगे कि पेशी तंत्र का रोग आपको यहाँ पे हो जाता है। अगर क्रोमियम की कमी आपकी हो जाती है तो क्या बताएंगे क्या दिक्कत आएगी, इससे होता है उपापचयी। इससे आप नोट करना, उपापचयी क्रिया जो आपकी हो जाती है ये क्या होती है, आपकी प्रभावित हो जाती है। क्या होती है, प्रभावित आपकी होती है। और कॉपर की कमी से क्या होता है, जो आपके पौधे होते हैं उनमें कौन सी बीमारी हो जाती है कॉपर की कमी से, तो आप क्या बताएंगे, उनमें आपका डाईबैक, कौन सी कमी होती, कौन सा रोग होगा, उनमें डाईबैक नामक आपका रोग यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना। ये सारे पॉइंट आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं। तो क्या बताएंगे, आयरन की कमी से क्या दिक्कत है, मैग्नीशियम कमी से क्या दिक्कत है, क्रोमियम कमी से क्या दिक्कत है, कॉपर की कमी से क्या दिक्कत है। ये वो पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना। ये क्वेश्चन आपका आरबी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया। अगर ये क्वेश्चन आया और कौन से हमारे क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। यहाँ पे मैं किसी कमेंट के अगर रिप्लाई ना दे पाऊँ उसके लिए परेशान न होना, बस अपना ये सारे 80 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसे करना आपके पेपर, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कोई अगर आपके पास पेपर हो उसको सोल्व करना, ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट होने के बाद क्या इसका कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है कि नहीं होता, वो बिल्कुल आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है। ये बताओ अगर किसी का ब्लड ग्रुप आपका AB ब्लड ग्रुप है उसको किसका रक्त यहाँ पे दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आप क्या बता देंगे, ये बता देंगे AB को। किसको, ये केवल AB को दिया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये आपका ट्रेडमैन के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। और दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट और यहाँ पे नोट करना कि ये बताओ अच्छा जो सर्वग्राही है, एक ये बता देना कि जो सर्वग्राही किसको कहा जाता है। एक पॉइंट ये बता दो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा। इसका मतलब यह है उस ब्लड ग्रुप का नाम बताओ जो सबका ब्लड ग्रुप वहां पे ले सकता है, या फिर यहाँ सर्वदाता यानी उस ब्लड ग्रुप का नाम बताओ जो सभी को ब्लड अपना दे सकता है। तो आप इनके आंसर क्या बताएंगे, तो जो सर्वग्राही है तो यहाँ पे क्या बताएंगे, सर्वग्राही क्या हो जाता है, आपका जो AB ब्लड ग्रुप होता है ये क्या होता है, आपका यूनिवर्सल आपका एक्सेप्टर होता है। और वहीं पे सर्वदाता कौन सा हो जाएगा, जो आपका O ब्लड ग्रुप होता है इसे यूनिवर्सल आपका डोनर आपका कहा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से ये भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। जो एक वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे, ये किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। और ये आपका जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, यानी जितने भी ट्रेड हैं वो सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। और इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन हमारे पेपर और आ सकता है वो भी मैं सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। बस जो चीज़ बता रहा हूँ ये फॉलो करना, पेपर के पहले सारे क्वेश्चन याद कर लेना।
आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बता देंगे, ये बताएंगे आप, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रक्त परिसंचरण। ऑप्शन नंबर सी आप इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बोल देंगे। यानी कि जो आपके विलियम हार्वे ने किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे, रक्त परिसंचरण के लिए, ये प्रसिद्ध आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताओ एंटीजन क्या है। अब बताओ एंटीजन क्या है, सीधा सीधा इतना ही वर्ड लिखा है, एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन क्या आप बता देंगे यहाँ पे। एंटीजन होता है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप क्या बताएंगे, ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट फिर आप यहाँ पे नोट कर लेना, किसका, एक तो आप नोट करना जो ब्लड ग्रुप आपका AB है, एक नोट करना जो ब्लड ग्रुप आपका O है। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका AB ब्लड ग्रुप है, तो इसमें क्या बताएंगे, आपका एंटीबॉडी नहीं होता। इसमें क्या बताएंगे, आपका एंटीबॉडी, इसमें आप बताएंगे आपका एंटीबॉडी क्या होता है, इसमें आपका नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता, मतलब एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी आपका नहीं है। और जो आपका O ब्लड ग्रुप होता है, इसमें आपका एंटीजन जो होता है, क्या होता है, एंटीजन। इसमें क्या बता देंगे, इसमें आप सीधा सीधा ये चीज बताइएगा कि एंटीजन, इसमें आपका एंटीजन नहीं होता है, इसमें क्या होगा, आपका एंटीबॉडी होता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन होता है कि नहीं होता। ये दोनों पॉइंट नोट करना, AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी आपकी नहीं होगी और O ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन आपका यहाँ पे नहीं होता। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि RH कारक के खोजकर्ता कौन है। RH कारक के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो इसके खोजकर्ता किसका नाम आप बताएंगे, तो ये बताएंगे लैंडस्टीनर एवं वीनर। किसका नाम बताएंगे, लैंडस्टीनर एवं वीनर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका ये RH फैक्टर यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, ये RH फैक्टर सबसे पहले कहाँ पे देखा गया, किस पे देखा गया, तो इस पे आप क्या बताएंगे, इस पे आप बताएंगे, पहले तो बताएंगे 1940 में आपका एक रीसस नाम का बंदर था, रीसस नामक बंदर, रीसस नामक बंदर, यानी RH फैक्टर की खोज आपका ये रीसस नामक जो बंदर में 1940 में आपका किया गया। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि RH फैक्टर का खोज कब किया गया, आप बताएंगे 1940 में। पहली बार किस में किया गया, आप क्या बताएंगे, रीसस नामक बंदर था, उस पे RH फैक्टर की खोज की थी। अगर क्वेश्चन पूछेगा RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, किसका नाम बता देंगे, लैंडस्टीनर एवं वीनर का नाम आप यहाँ बता देंगे। सारे पॉइंट नोट करना, आपका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के हिसाब से। अगले क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया जो क्लर्क एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी का। सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा टॉपिक में वैसे कंप्लीट करा दूंगा, यानी इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। भाई ये तैयार करके पेपर देने चले जाए, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से लड़ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, इसमें बताएंगे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अगर बात हो रही है लाल रुधिर कणों की, अगर यहाँ बात हो रही है तो एक पॉइंट और यहाँ पे आप ये नोट कर लेना कि जो आपकी, पहला तो ये बताओ जो आपका आरबीसी होता है, यानी जो आपका रेड ब्लड जो सेल आपका होता है, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब ये बताओ अच्छा इसका जीवन काल, यानी अगर क्वेश्चन ये हमसे पूछा जाए इसका जीवन काल आपका कितने दिन का होता है, तो हम क्या बताएंगे, आप बताएंगे 120 दिन। कितने दिन का बताएंगे, 120 दिन का आप यहाँ बताइएगा। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे नोट करना, जितने भी आपके स्तनधारी होते हैं, सीधा सीधा पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि स्तनधारी के आरबीसी में, स्तनधारी की ये पॉइंट नोट कर लेना, आरबीसी में आपका क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या बताएंगे आप, केंद्रक
केंद्रक आपका नहीं पाया जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये बताओ जो आपकी आरबीसी होती है स्तनधारियों में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया। आप बताएंगे नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपके अपवाद भी हैं। आपका यहाँ पे एक अपवाद है, ये अपवाद भी आप यहाँ पे नोट करिएगा। लेकिन जो आपका एक ऊंट होता है, क्या बताएंगे, आपका ऊंट हो गया एवं लामा, ऊंट एवं लामा, ऊंट एवं लामा के आरबीसी में केंद्रक आपका पाया जाता। वैसे स्तनधारियों में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट एवं लामा जो आपके ये जीव हैं इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये दोनों पॉइंट पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अपवाद आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपके पेपर पूछा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछा गया आपसे, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है। उस प्राणी का नाम बताओ जिसमें आपका रुधिर तो नहीं होता है लेकिन उसमें क्या श्वसन होता है। तो किसका नाम आप बता देंगे, सीधा सीधा आप नाम किसका बताएंगे, ये बताएंगे हाइड्रा का। किसका नाम बताएंगे, आप बताएंगे हाइड्रा का नाम बता देंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका ये केचुआ है, केचुआ क्या बोला जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। तो केचुआ को क्या बोलते हैं, इसका ये याद रखना कि इसे बोलते हैं किसान का मित्र। इसे क्या बोला जाएगा, किसान का मित्र। इसे क्या बोला जाएगा, किसान का मित्र केचुआ को आपका ये बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों ये क्वेश्चन एक बार सीधा सीधा पूछा गया, किसान का मित्र किसे बोलते हैं, आप बताएंगे केचुआ को। हाइड्रा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में आपका कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। बताओ इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो भाई ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लें, एक बार तैयार करके देना, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करना, फिर कोई भी पेपर दे के देख ले क्या इसके बाहर इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन गया है। तो बिल्कुल आपका नहीं जाएगा। एक ही क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, और वो सारे पॉइंट भी मैं बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया और कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, ये बताएंगे आपका Na+। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका कैल्शियम होता है धातु रक्त को थक्का बनने में सहायक आपका करता है। आपका जो ये कैल्शियम यहाँ पे दिया गया, अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछे, एक पॉइंट ये भी नोट करना कि जो आपका कैल्शियम होता है, जो आपका क्या बताना, जो आपका कैल्शियम होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट करना। जो आपका कैल्शियम होता है यहाँ पे ये नोट करिए, कैल्शियम जो धातु होती है, यहाँ पे क्या नोट करें, जो आपकी कैल्शियम जो धातु होती है, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना कि जो आपका रक्त को थक्का, रक्त को क्या नोट करेंगे, रक्त को थक्का बनने में सहायक होती है। बनने में आपकी ये क्या लिखेंगे, आपकी सहायक आपकी होती है। अगर कभी क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सी धातु होती है, तो हम बताएंगे किसका नाम, कैल्शियम का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आया कि रुधिर में आपका अधिकतर CO2 ले जाती है। ये जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया जा रहा है, रुधिर में अधिकतर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन ले जाता है, ये यहाँ पूछा गया है इन 4 ऑप्शन में कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बताएंगे, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ये आप बताएंगे क्या, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। रुधिर में जो होता है ना, जो रुधिर में प्रवाह होता है, तो इसमें क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही यहाँ प्रवाहित होते हैं। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा वहां मैं ये प्रॉपर बताऊंगा कि जो ऑक्सीजन युक्त होता है ये कहाँ प्रवाहित होता है, जिसमें जो रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है जिसे हम लोग अशुद्ध रक्त बोलते हैं, ये किस में आपकी प्रभावित होती है, ये भी मैं आगे आपको चीजें वहां पे बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है रुधिर स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है। रुधिर स्कंदन के लिए क्या आवश्यक आपका होता है।
दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी आपके एग्जाम हुए वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और साथ ही साथ एक बात दोस्तों ये जरूर याद रखना, जो मैंने आपको कंप्लीट वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराए थे, यानी जहाँ मैंने आपको 2000 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके आर्मी के पेपर हुए वहाँ वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको वो प्रोवाइड करा। अगर आपने केवल वो क्वेश्चन भी तैयार कर लिए ना, वहाँ 50 में कम से कम मान चलना अगर 25-26 क्वेश्चन केवल वहाँ पे रिपीट हो जाते हैं। इसके बाद मैं इनके कंप्लीट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस दोनों चीज़ वो तैयार कर लेना। और जो मैं यहाँ पे क्लास करा रहा हूँ ये तैयार करके पेपर देने चले जाओ, सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे, जो सीधे सीधे पेपर क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेंगे। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, ये बताएंगे क्या, आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका लिम्फोसाइट एक प्रकार क्या होता है, WBC होता है। एक प्रकार का एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लिम्फोसाइट क्या होता है, एक प्रकार क्या होता है, WBC आपका यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये याद करना है कि अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका लिम्फोसाइट है, क्या पूछा जाए, जो आपका लिम्फोसाइट्स है ये बताओ क्या आपका होता है। तो लिम्फोसाइट क्या होता है, ये आपका एक प्रकार का क्या बताएंगे, ये आपका WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल आपका होता है। और यह बॉडी में आपका एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यह क्या करता है, जो आपका ये लिम्फोसाइट्स होता है शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कभी क्वेश्चन पूछा गया कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, आप बताएंगे लिम्फोसाइट वहां पे करता है। और एंटीबॉडी प्रोटीन है। और दोस्तों जो आपकी ये एंटीबॉडी क्या होती है, कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक चीज ये बता दो, अच्छा आप जो आपका एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी होती है, ये क्या होती है, तो आप क्या बताएं, एंटीबॉडी एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। ये क्या होती है, आपकी एक प्रकार की प्रोटीन आपकी होती है जो रोगों से लड़ने की क्षमता को ये रखती है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, रोगों से बचाते हैं। तो इसीलिए हमें ये बोला जाता है। और जो लिम्फोसाइट क्या होती है, एक प्रकार WBC होती है। और यहाँ पे ये भी नोट करना कि जो आपका ये आपका लिम्फोसाइट होती है, ये आपका एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और एंटीबॉडी क्या होती है, आपका एक प्रोटीन आपकी यहाँ पे होती है जो कि हमें रोगों से लड़ने में सहायता करती है, यानी हम बीमार वहाँ पे ना पड़े। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। अब ये बताओ इन 4 ऑप्शन में शरीर में फास्फोरस पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है क्या बताएंगे, ये बताएंगे अस्थियों तथा दांतों में। क्या बता देंगे, ऑप्शन सी, अस्थियों, हड्डियां जो हमारी हैं, जो दांत हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आपका फास्फोरस पाया जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन ये आपके पेपर में वहां पे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ कि मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है। अभी मैंने इसका आंसर बताया था कि जो आपके रेड ब्लड सेल होती है, इनका जीवन काल अभी मैंने पहले ही आपको नोट करा दिया था, ये आपका 120 दिन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में सीधे सीधे हमारे पेपर में क्वेश्चन आपका ये पूछा भी गया था। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपकी RBC है, अब ये बताओ RBC की मृत्यु कहाँ पे होती है। अब ये क्वेश्चन कभी पूछा गया, RBC की मृत्यु कहाँ होती है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ बताएंगे प्लीहा। कहाँ मृत्यु होती है, इसकी प्लीहा में आपकी मृत्यु होती है। और जीवन काल कितने दिन का होता है, ये तो हम लोगों ने जान ही वहाँ पे लिया है, ठीक है। अब अगला अपना क्वेश्चन आता है, मानव के रक्त का सामान्य pH मान बताओ क्या है। जो अपना ब्लड है इसका pH मान कितना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे हो जाता है। तो क्या बताएंगे, इसका pH मान कितना होता है, हम बताएंगे 7.4। क्या बता देंगे, 7.4। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लेना, जो आपके ये क्वेश्चन यहाँ कभी कभी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कि पहला पॉइंट ये बोलना है कि अगर किसी चीज़ का pH आपका 7 से कम है, तो pH अगर 7 से कम हो जाएगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, इसे आप क्या कहेंगे, अम्लीय। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आप बोल देंगे ये अम्लीय आपका हो जाएगा। अगर किसी का pH मान आपका केवल 7 ही है, ना कम है ना ज़्यादा है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, आप इसे बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, आपका उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आपका उदासीन हो जाएगा।
अगर कभी ये जो पीएच मान आपका होता है, क्या होता है, जो आपका ये पीएच मान है ये क्या हो 7 से आपका अधिक हो गया, 7 से इसका मान आपका अधिक हो जाएगा, आप क्या बोल देंगे, ये कैसा हो जाएगा आपका क्षारीय है। ये कैसा हो जाएगा आप बता देंगे क्षारीय। बेसिक चीजें, ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज कब अम्लीय होता है, कब क्षारीय होता है, कब उदासीन होता है। ये आपका पीएच मान पे ये सारी चीजें आपकी निर्भर यहाँ पे करती है। अगला क्वेश्चन है कि अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किस एक में दोष होता है। किस एक में दोष होता है ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, किसमें दोष आपका हो जाएगा। तो ये होता आपका बिम्बाणु में, यानी जो आपके थ्रोम्बोसाइट होते। ऑप्शन सी है, बिम्बाणु बोल दिया, थ्रोम्बोसाइट जो दिया गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर ब्लड की बात हो रही है, ब्लड के बारे में कुछ चीजें और यहाँ पॉइंट आप यहाँ पे ये नोट करना है कि दोस्तों जो आपका ये ब्लड होता है, यानी जो हमारा ये रक्त आपका होता है, क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में ये एक पॉइंट नोट करना है कि आपका, कि इसमें आपका 55% भाग किसका होता है, ये आपका होता है प्लाज्मा का। किसका भाग होता है, 55% भाग इसमें आपका प्लाज्मा का आपका होता है। और कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो प्लाज्मा का रंग होता है ये कैसा होता है, तो प्लाज्मा का रंग आप कैसा बता देंगे, ये आपका हल्का पीला रंग कैसा होता है, हल्का पीला इसका यहाँ पे रंग आपका होता है। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। और दोस्तों जो आपको ये प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, एक पॉइंट ये नोट करना कि इसमें आपका 90% क्या होता है, 90% इसमें क्या होता है, सीधे से जल होता है। और इसमें आपका 10% क्या होता है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं। यानी 90% केवल हमारा जल ही होता है। अब इस 10% में आपका कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, मिनरल्स भी होता है। इन 10% ये सारी चीजें आपकी यहाँ पाई जाती है। तो प्लाज्मा के बारे में पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे, जो ब्लड होता है 55% भाग तो प्लाज्मा ही होता है। और जो केवल प्लाज्मा की अगर बात करें, इसमें आपका 90% प्लाज्मा का हमारा जल ही है उसमें। और 10% भाग में आपके ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, इसी 10% भाग में ये सारे आपके यहाँ पे होते हैं। ये सारे पॉइंट एक बार यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आता है कि रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है। तो रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है, आप इसका राइट क्या बता देंगे। रुधिर जो दाब होता है इसका नियंत्रण आपका एड्रिनल करता है। कौन करेगा, एड्रिनल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये आप नोट करिएगा कि जो आपका एड्रिनल मेडुला द्वारा आपका एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। क्या होता है, एड्रिनल जो मेडुला द्वारा आपका एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। और जो आपका एड्रिनल हार्मोन होता है इसे आपका इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ, अच्छा लड़ो, क्या पूछे, लड़ो या उड़ो, लड़ो या उड़ो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन फेमस है। पेपर में क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका और पेपर में आता भी क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, इसके बारे में क्या बता देंगे, इसके बारे में बताएंगे क्या, आपका जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन है किसका नाम बताएंगे। तो यहाँ पे बताइएगा एड्रेनलिन जो हार्मोन है हमारा, ये हार्मोन आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और इस हार्मोन को आपको एक अन्य नाम भी है, इसे आपका इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी आपका ये जाना जाता है। इसे आपका इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी आपका ये यहाँ पे जाना जाता है। ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट करना कि लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा होता है, एड्रेनलिन हार्मोन आपका होता है। इसे आपका इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। और ये हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, जो आपका एड्रिनल मेडुला है, ये हार्मोन कहाँ स्रावित होगा। तो यहाँ पे आप नोट कर लेना क्या, एड्रेनलिन, एड्रेनल मेडुला, MEDULL, इससे ये हार्मोन आपका स्रावित होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो हार्मोन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर बहुत बार यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये लड़ो या उड़ो हार्मोन सीधा नाम देगा, लड़ो या हार्मोन कौन सा है, या किसे हम इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है, या फिर जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन ये कहाँ स्रावित हो, जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सारे पॉइंट ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा।
अगला आता है कि रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है। अभी मैंने बताया था कि जो आपका ब्लड में जो प्लाज्मा होता है सबसे अधिक क्या बताया था, मैंने बताया जल आपका होता है। क्या बता देंगे राइट आंसर आप इसका? ऑप्शन नंबर ए आपका जल, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के बारे में तो एक पॉइंट ये नोट करना कि एंटीबॉडी का भी पूछा गया कि एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ से होता है, आप बताएंगे WBC से। अभी मैंने बताया, फिर मैं एक बात बता देता हूँ, WBC से आपका ये होता है कि कभी क्वेश्चन पूछा जाए एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ से होता है, आप बताएंगे WBC से होता है, जो कि हमें रोगों से आपका ये बचाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि रुधिर में आपका एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे इस क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ये हो जाएगा क्या, सोडियम ऑक्जेलेट। सोडियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करना, जो कि आपका एग्जाम इम्पोर्टेंट होता है, मैं वो पॉइंट नोट करा दूँ क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, वो पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वो पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करा देता हूँ। का एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये सीधा सीधा नोट करिएगा कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे क्या लिखना आप, जो आपका थायराइड ग्लैंड है, जो आपका थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे ये नोट करना, इससे क्या होता है, इसका आपका एक थायरॉक्सिन, यहाँ पे क्या नोट करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ये आप नोट करिए, जो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, ये पॉइंट नोट करना। थायरॉक्सिन नामक क्या इससे निकलता आपका हार्मोन, थायरॉक्सिन नामक क्या होता आपका हार्मोन, यहाँ से आपका स्रावित आपका होता है। और इसकी कमी से कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हार्मोन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, जो पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग बताएं, इसमें आप बताएंगे CRETINISM, ये रोग आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों इस रोग में क्या होता है, इस रोग में मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास बिल्कुल रुक जाता है। यानी ये मान चलना कि अगर किसी व्यक्ति की एज वहाँ पे 30 साल हो गई, वो फिर भी आपको वहाँ 5 साल का वहाँ पे पता जान पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट करना कि जो थायराइड ग्लैंड है, इससे क्या निकलता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और इसकी कमी से ये रोग आप यहाँ पे नोट कर लेना, कमी से ये रोग आपका हो जाता है। और इस रोग में यही होता है कि आपकी एज तो काफ़ी हो जाती है, लेकिन आप वहाँ बच्चे जैसे ही वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एंटीजन क्या होता है। एंटीबॉडी हमने देख लिया, आप बताओ एंटीजन क्या आपका होता है। एंटीजन के लिए आप क्या बता देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रोटीन। एंटीजन क्या होती है, एक आपके प्रोटीन होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो एंटीजन क्या होता है, ये आपके प्रोटीन के आपके बने हुए आपके यहाँ पे होते हैं। कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एंटीजन क्या है, आप बताएंगे प्रोटीन आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि माता पिता दोनों आपके रंजकहीन होंगे, क्या है यहाँ पे दिया गया, रंजकहीन होंगे, तो उनकी जो संतानें होंगी इनमें क्या प्रभाव पड़ेगा। इन 4 ऑप्शन हमें बताना है, राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, यहाँ बताएंगे सब संतानें आपकी क्या हो जाएंगी, रंजकहीन ही होंगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका रंजकहीन है, ये कैसी डिसीज आपकी हो जाती है, तो यहाँ बताएंगे ये आपका एक्स सेक्स आपका लिंक्ड, ये आपकी डिसीज यहाँ पे आपकी हो जाती है। ये पॉइंट भी नोट करना कि अगर माता पिता दोनों आपके रंजकहीन होंगे तो उनकी जो सभी संतानें क्या हो जाएंगी, रंजकहीन आपकी यहाँ पे होती है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में ये चीज यहाँ पे पूछी गई थी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त के जमने में आपका मदद करता है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आपका ये रिपीट यहाँ पे हो चुका है, तो हम क्या बताएंगे, विटामिन के का नाम बता देंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन से विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके स्रोत बता दीजिए, ठीक है।
तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या विटामिन जो ए है इसके स्रोत, यानी विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो इसके स्रोत आप क्या बता देंगे। जैसे कि आपका क्या हो गया, मांस हो गया, स्रोत क्या बताया, इसका स्रोत एक बताया आप, मांस हो गया, फिर बता दिया आपने क्या, दूध हो गया, दूध के बाद एक नाम दे दिया आपने अंडा दे दिया, इसके बाद जैसे आपकी मछली हो गई, एक नाम क्या दे दिया आपने, मछली का नाम आपने ले लिया। वैसे ही आपने जैसे फल हो गया, फल हो गया, हरी सब्जी हो गई, क्या होगी, हरी सब्जी आपकी हो जाती है। या फिर जैसे पपीता हो गया, और क्या हो गया आपका, पपीता हो गया, गाजर हो गया, क्या पपीता हो गया, गाजर हो गया, या फिर आपका पका आम हो गया, क्या पका हुआ जो आम होता है। इनमें क्या होता है आपका विटामिन ए यहाँ पाया जाता है। इसके बाद कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो विटामिन सी है इनके स्रोत क्या क्या है, इसके स्रोत आप क्या बताएंगे। जैसे कि आपका नींबू, क्या बता दिया, एक बता दिया आपने नींबू का नाम लिया, फिर आपने एक नाम लिया संतरा हो गया, एक नाम ले लिया टमाटर, और फिर क्या बताया, टमाटर बताया, फिर बता दिया आपने हरी मिर्च, फिर किसका नाम आपने ले लिया, हरी मिर्च आपने ले लिया। फिर जैसे जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं ये मान चला उसमें आपका विटामिन सी वहाँ पाया जाता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और ये एक पॉइंट ये बता दो, विटामिन जो के है ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे के वाले, जैसे कि आपकी जो हरी सब्जियाँ होती हैं, क्या हरी सब्जी लिख देंगे। इसके बाद जैसे फल हो गया, इसके बाद जैसे दूध हो गया, फल हो गया आपका, दूध हो गया, या फिर जो आपका अंडा हो गया, या फिर आपका यहाँ से क्या मिलता है आपको, जो विटामिन के हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये सारे इनके प्रमुख स्रोत होते हैं। आखिर ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये सारे पॉइंट भी आपके स्रोत आपको पता होने चाहिए। और विटामिन कौन सा जो रक्त को जमने में सहायता करता है, हम किसका नाम बता देंगे, आप विटामिन के का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। ये सारे पॉइंट आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। अब ये बताओ जो आपका ब्लड बैंक है इसे किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कई एग्जामों में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो ब्लड बैंक किसे आपको कहा जाएगा, हम बताते हैं स्प्लीन जो आपका होता है, ऑप्शन है, इसे ब्लड बैंक आपका यहाँ पे कहा जाता है। और दोस्तों इसी स्प्लीन को क्या कहते हैं, इसी को आपका आरबीसी का आपका कब्रगाह के नाम से ये आपका फेमस होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करना कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जितने भी आपके एंजाइम होते सारे प्रोटीन होते, लेकिन सभी प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं होते। तो ये चीज़ याद करना, कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जितने भी आपके एंजाइम होते हैं वो सारे क्या होंगे, प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं होते। ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये सारे पॉइंट नोट करने की, जो ब्लड बैंक हो किसको कहते हैं, हम बोलेंगे स्प्लीन को ब्लड बैंक आप कहा जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आप इसी स्प्लीन का नाम आप वहाँ पे बता देंगे। इसे आपका आरबीसी का कब्रगाह के नाम से आपका ये जाना जाता है। अब ये बताओ पेस मेकर का संबंध किससे आपका हो जाएगा। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, अब बताओ पेस मेकर का संबंध इनमें से किससे है। तो पेस मेकर संबंध किससे हो जाएगा, हम बताएंगे हृदय से। किससे होता है, हृदय से आपका यहाँ पे हो जाता है, जो कि आप यह हृदय की धड़कन को नियमित करता है कि अगर किसी की जो धड़कनें रुकी रहती हैं तो वहाँ पेस मेकर आपका यूज किया जाता है। और डायलिसिस की क्रिया अगर किससे संबंधित होती है, अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लेना कि जो आपका हृदय है, एक ये क्वेश्चन आपका कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका डायलिसिस, ये पॉइंट नोट कर लेना कि आपका जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस की जो क्रिया होती है, अब ये बताओ डायलिसिस की क्रिया ये किससे संबंधित आपकी होती है, आप किससे बताएंगे, आप यहाँ बताएंगे क्या, वृक्क या फिर गुर्दा, ये पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि डायलिसिस की क्रिया किससे संबंधित आपकी होती है, किसका नाम आप बताएंगे, तो नाम किसका बताएंगे, वृक्क या गुर्दा का नाम। हमें ये चीज यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगले क्वेश्चन आता है कि दोस्तों यहाँ से ये पूरा मैं टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, पूरा एक बार कंप्लीट कर लेना, फिर देखना आपके एग्जाम से क्या यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर गया कि नहीं गया। तो अगला क्वेश्चन आता है वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है क्या है। तो किसकी कमी से हमें डिहाइड्रेशन की दिक्कत देखने को मिल जाती है।
तो आप राइट क्या बताएंगे, आप बताएंगे लवणों की कमी से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसकी जब किसी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर किसकी सलाह देता है, तो डॉक्टर क्या कहता है वहां पे आपको इस रोग के लिए क्या बोलता है, एक ओआरएस देता है क्या, कि आप ओआरएस का घोल यूज करिए, या फिर आप नमक चीनी, या फिर आपको ये बोलेगा कि जो आपका नमक चीनी का शरबत होता है इसका आप वहां पे यूज करिए, नमक का शरबत, या फिर आपको जो चीनी का जो आपका शरबत होता है उसे यूज करने के लिए डॉक्टर वहां बोलता है, या फिर ये बोलेगा ओआरएस यूज करने की सलाह देता है, या फिर आपका नमक या चीनी का जो शरबत होता है उसे हमें यूज करने के लिए डॉक्टर सलाह वहां पे देता है। अब इसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं में क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा, इसका राइट आंसर आप क्या बता दें, ये आप बताएंगे क्या, आकार में बड़ी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, आकार में बड़ी आपकी हो जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। राइट आंसर क्या बताएंगे, आपका आकार में कैसी हो जाएंगी, बड़ी आपकी यह हो जाती है। अगले क्वेश्चन में आता है कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है, अब बताओ खून में कौन सा अवयव हमारा नहीं होता है, राइट आंसर क्या बताएंगे, तो खून में आपका क्या, जो आपका प्लासेंटा दिया गया है, प्लासेंटा आपका खून में नहीं होता है। इसके अलावा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये तीनों आपके खून में आपके पाए जाते हैं। और जो आपका प्लाज्मा होगा इसका मैंने बता ही रखा है कि जो ब्लड में आपका 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा का आपका होता है। और प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, ये आपका हल्का पीले रंग का होता है, ये भी मैंने आपको बता ही रखा है। और प्लाज्मा का ये मान चल रहा है, प्लाज्मा आपका 90% आपका जलीय होता है और 10% और सारा पार्ट वहाँ पे हो जाते हैं, सारा आपका 10% वहाँ पे आपका हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने अगले क्वेश्चन वहाँ पे सारा कुछ आपको बता ही रखा है प्लाज्मा के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हैं, आप जब देखेंगे वहाँ जो डॉक्टर वहाँ नाड़ी चेक करते हैं या जो कान लगाते हैं उन लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या मतलब क्या चेक करते हैं वहाँ पे, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, वो करते हैं हृदय की धड़कन, यानी जो हमारा हृदय है ये कैसे धड़क रहा है ये हमें वहाँ पे ज्ञात आपका वहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि जो आपका स्वस्थ व्यक्ति होता है, एक पॉइंट नोट करें, जो आपका स्वस्थ, क्या नोट करें, जो आपका स्वस्थ, क्या नोट करेंगे यहाँ पे नोट कर लेना कि जो आपका स्वस्थ व्यक्ति होता है, क्या नोट करें, जो आपका स्वस्थ व्यक्ति आपका यहाँ पे होता है उसका एक पॉइंट ये बताओ, जो आपका रक्त दाब का मान क्या होता है, रक्त दाब का मान ये बता दो, ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो रक्त दाब क्या हो जाएगा, हम बताएंगे क्या 120 से 80 आपका mm ऑफ Hg, mm ऑफ क्या बता देंगे, mm ऑफ Hg आपका ये यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों रक्त दाब, जो आपका रक्त दाब होता है, मापने वाला जो यंत्र आपका होता है जहां से हम क्या रक्त दाब आपका ये मापा जाता है, रक्त दाब जिससे यंत्र से आपका मापा जाता है उसमें किसका यूज किया जाता है, तो आप किसका यूज बताएंगे, उसमें आपका कौन सा यूज होता है, वहां पे आपका पारा धातु, क्या यूज होता है, जो आपका पारा धातु का आपका यूज वहां पे होता है। आपने देखो जो हम लोग यहाँ पे रक्त दाब नापते हैं, ब्लड प्रेशर वहां पे नापते हैं, तो उसमें कौन से धातु का यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे वहां पारा धातु का यूज वहां पे आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ नोट करना कि स्वस्थ व्यक्ति का जो आपका रक्त का दाब होता है वो कितना होता है, ये आप पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद उस हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसका राइट आंसर बताओ क्या आपका यहाँ पे हो जाता है। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं, तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे क्या, शिराएं, क्या बताएंगे आप बता दीजिएगा, शिराएं, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपकी शिराएं होती है हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का क्या करती है, ये आपका विवहन वहां पे करती हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट नोट करें, जो आपकी इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और ऐसा कोई रक्त अशुद्ध रक्त नहीं होता है, मतलब इसमें होता है जो आपका रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन ना होके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहां पे ज्यादा होती है, उसे ही आपका अशुद्ध रक्त आपका वहां पे कहा जाता है। और या इसके बाद अगर कभी आपसे धमनियां वाला पॉइंट आ जाए, क्या आ जाए, धमनियां, दोस्तों जो आपकी धमनियां होती है ना, धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है,
शुद्ध रक्त से मतलब ये होता है इसमें ऑक्सीजन युक्त आपका रक्त वहाँ प्रभाव होता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि शुद्ध रक्त किसके द्वारा बहता है, हम बताएंगे धमनियों के द्वारा। क्वेश्चन ये पूछे अशुद्ध रक्त किसके द्वारा बहता है, आप किसका नाम बता देंगे, आप सिराओं का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे याद कर लेना, जो कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारे आपके हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है वयस्क मनुष्य प्रति मिनट हृदय की धड़कन की दर का सामान्य परास क्या है। तो सामान्य परास हमारा इसका क्या हो जाता है, आप क्या राइट आंसर बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर तो वैसे जो आपका इन 4 ऑप्शन की बात करें तो इसमें तो आपका राइट आंसर आपका ये 60 से 80 वाला हो जाएगा। लेकिन अगर कंफर्म दिया जाता तो आपको यहाँ पे राइट आंसर ये देना चाहिए था, क्या 72 बार, क्या देना चाहिए 72 बार हमारा यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन पे वहाँ पे डिपेंड करता है, जो 72 के ज़्यादा आसपास आपका होगा वही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर केवल 72 आपका लिखा होता तो यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। लेकिन जो आपका 60 से 80 वाला यही आपके इसी के पास नज़दीक ज़्यादा है, तो आप इसी का राइट आंसर यहाँ पे बता दीजिएगा। तो ये पॉइंट आप सारे यहाँ पे नोट करें, जो अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या है। अभी मैंने क्वेश्चन कराया सर्वग्राही, सर्वदाता, सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट करा दिए। तो यहाँ पूछा गया सर्वग्राहक, सर्वग्राहक जो सभी का खून ले सकता है, सर्वग्राहक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है, यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा याद करना, इसमें क्या होता है आपका एंटीबॉडी, यहाँ पे नोट करें एंटीबॉडी आपका नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी आपका नहीं पाया जाता, ये पॉइंट भी इसका याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आया कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसको देगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप किसको खून दे सकते हैं, ये यहाँ चीज पूछी जा रही है। तो आप किसको खून दे सकते हैं, आप राइट आंसर क्या बता देंगे, आप बताएंगे केवल ए बी को ही आप वहां पे खून दे सकते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। लेकिन आप क्या हो, ले तो सबका सकते हैं, लेकिन देंगे किसको, केवल देंगे जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होगा उसी को आप वहां पे दे सकते हैं। ले सभी का सकेंगे लेकिन देंगे किसको, ए बी वाले को। अगला क्वेश्चन है कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप किसको अपना ब्लड वहां पे दे सकते हैं। तो राइट आंसर कितना आप बता देंगे, तो आप बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या, सभी रक्त समूहों को। किसको दे सकते हैं, सभी को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ले किसका सकेंगे, लेंगे केवल ओ का, देना हो सभी को दे देंगे, चाहे ए ब्लड वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे ए बी वाला हो, दे आप सभी को देंगे। लेकिन जब आपको चाहिए होगा केवल आप ओ वाला ब्लड ग्रुप का ही रक्त वहां पे ले पाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसमें क्या दिया गया, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, कौन अलग करता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो कौन अलग करेगा, इन 4 ऑप्शन में क्या राइट आंसर आप बता देंगे। तो कौन अलग करेगा, तो हम बता देंगे जो आपके क्या होता है, गुर्दा होता है। क्या होता है, गुर्दा होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी मानव शरीर में अशुद्धियों को छानकर गुर्दा क्या करता है, अलग करता है। गुर्दा बोल रही है, किडनी भी लिख के आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होता, गुर्दा को ही आपका किडनी आपका ये बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, ये बताओ, चाहे स्फिग्मोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, आप इसका सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताएंगे, आप रक्तचाप को मापने में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी कि रक्तचाप के परीक्षण में इसका यूज वहां पे आपका किया जाता है। और एक बात दोस्तों यहाँ पे ये नोट करना कि जो आपका ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क में आपका असमान कोशिकाओं संग्रह ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। कभी क्वेश्चन आपको ये जो ब्रेन ट्यूमर दिया गया ना, कि अगर पूछे ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, तो ब्रेन ट्यूमर क्या होता है दोस्तों, ये आपका मस्तिष्क में असमान कोशिकाओं का जो संग्रह क्षेत्र हो जाता है, वही आपका ट्यूमर। कोई भी ट्यूमर आपका हो, वहां पे क्या होता है, ट्यूमर जो होता है, जो वहां पे कई सारे कोशिकाएं इकट्ठा हो जाती है, यानी गांठ जैसी बन जाती है, वही आपका ट्यूमर वहां पे हो जाता है। और वो लगातार आपका बढ़ता भी रहता है, जिस दिन वो फटता है तो इंसान की डेथ वहां पे आपकी हो जाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। तो क्या हो जाएगा, इसके पहले ये क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार वहां पे सॉल्व कर चुके हैं। तो
तो इसका राइट आंसर आप कितना बता देंगे, ये बता दीजिएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, इसका निर्माण क्या बोल देंगे, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, निर्माण में आप क्या बता देंगे, इसका निर्माण ये बताएंगे आप क्या, लाल अस्थिमज्जा। कहाँ बता देंगे, हम बताएंगे इसका निर्माण कहाँ पे, लाल अस्थिमज्जा में इसका निर्माण आप बता दीजिएगा। और वहीं पे पूछा जाए इसकी मृत्यु कहाँ, मृत्यु वाला भी पॉइंट मैंने आपको करा ही दिया था, कहाँ बताएंगे इसका, प्लीहा। प्लीहा में इसकी मृत्यु आपकी यहाँ पे होती है, जो आपका स्प्लीन होता है, क्या होता है आपका जो स्प्लीन होता है वहाँ पे इसकी मृत्यु आपकी होती है। ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखिए। प्लेटलेट्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि प्रतिरक्षी बनते हैं। अब बताओ ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ये आप किसके बनते हैं, ये हमसे सीधा सीधा यहाँ पूछा गया है। तो ये किसके बनते हैं आप क्या बता देंगे, यहाँ बताएंगे आप लाल अस्थिमज्जा के। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और यह रोगों से रक्षा करता है। और प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो लाल अस्थिमज्जा यानी प्रतिरक्षी किसके बनते हैं, लाल अस्थिमज्जा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी रेड बोन जो आपका मैरो होता है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यह हमें रोगों से रक्षा करना, और ये किसका बनता है, आपका प्रोटीन का आपका बना हुआ आपका ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। अभी पहला ही क्वेश्चन मैंने इसका कराया था कि हीमोग्लोबिन में क्या आपका उपस्थित होता है। तो राइट आंसर क्या बता देंगे, ये आपका इसमें आयरन क्या उपस्थित होता है, आयरन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका पाया जाता है। और दोस्तों ये बताओ कोबाल्ट जो होता है ये कौन से विटामिन में आपका पाया जाता है। यहाँ पे नोट करें क्या, विटामिन आपका B12। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपका कोबाल्ट है ये कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो हम राइट आंसर क्या बता देंगे, विटामिन B12 का नाम आपको यहाँ पे क्लियर आपका होना चाहिए था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि लाल रुधिर कणिक बनते हैं। लाल रुधिर जो कणिक होते हैं ये किसके आपके बने होते हैं, तो किसके आपके बने हो जाएंगे, क्या राइट आंसर बता देंगे, यहाँ बताएंगे आप अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जो लाल रुधिर कणिक है इनका मैंने आपको बता ही रखा कि मृत्यु कहाँ पे हो जाएगी, आप बता दें प्लीहा, स्प्लीन में इनकी मृत्यु वहाँ पे हो जाती है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त का आकार कैसा होता है। जो आपके रेड ब्लड सेल होते हैं इनका आकार डिजाइन कैसी आपकी होती है, तो इनका आकार आप क्या बता देंगे, ये बताएंगे क्या, उभयावतल। उभयावतल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों ये पॉइंट आप एक पॉइंट हमेशा याद करना है कि जो आपके स्तनधारी हैं, पेपर बहुत बार मैंने वो नोट करा भी दिया, फिर बता देता हूँ कि जो आपके स्तनधारी होते हैं इनकी जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी में केंद्रक आपका नहीं पाया था। कभी क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपके स्तनधारी क्या उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया, तो आप बताएं केंद्रक वहां पे नहीं पाया था। अपवाद में क्या बताएंगे, अपवाद में केवल एक ऊंट का याद रखना, एक लामा का, इनमें क्या होता है इनकी आरबीसी में केंद्रक आपका वहां पाया। ये मैंने पॉइंट पहले भी आपको करा रखा, फिर भी एक बार रिवीजन मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये आता है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो किसके कारण हमारा जो ब्लड होता है वो आपका नहीं जमता है, तो आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, ये बताएंगे आप हिपैरिन के कारण। किसका बताएंगे, हिपैरिन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हिपैरिन का निर्माण कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ अच्छा हिपैरिन जो होता है इसका निर्माण आपका कहाँ पे होता है, तो कहाँ बताएंगे इसका निर्माण, आपका जो यकृत होता है, यकृत में आपका हिपैरिन का निर्माण आपका वहाँ पे होता है। ये पॉइंट यहाँ पे आप याद करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो एक पॉइंट ये आपको क्या दिया जा रहा है, ये जो दिया जा रहा है कि फाइब्रिनोजेन दिया जा रहा है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका भी निर्माण आप कहाँ बताएंगे, इसका निर्माण भी आपका यकृत में होता है। जो आपका फाइब्रिनोजेन है ये भी निर्माण कहाँ पे होता है, आपका यकृत में, इसका भी निर्माण आपका यहाँ पे होता है। और दोस्तों यह क्या करता है, ये क्या कर देगा, जो आपका रक्त का थक्का होता है उसको जमने वहां पे नहीं देता है। क्या करता है, आपका मानव शरीर के भीतर खून के निम्न के उपस्थिति कारण क्या होता है, नहीं जमता, आपका हिपैरिन कारण नहीं जमता है। ये क्या करता है, जो मानव का ब्लड होता है उसको जमने ये वहां पे नहीं देता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा।
हिपैरिन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। हिपैरिन का निर्माण कहाँ पे होता है, क्या बता देंगे, अस्थि मज्जो, यकृत। आप राइट आंसर यहाँ पे बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, कि रक्त को अगर हमें जमाना हो तो कौन सा प्रोटीन आपको यहाँ पे उपयोग में आता है। तो आप राइट आंसर अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे, फाइब्रिनोजोइन, यहाँ पे ये राइट आंसर बताएंगे। अगर रक्त ना जमे तो आप किसका नाम बताएंगे, जिसके पहले मैंने कराया था। रक्त के जमने में क्या बताएंगे, आप फाइब्रिनोजेन बताएंगे। रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, आप फाइब्रिनोजेन आप यहाँ पे बता देना। और रक्त ना जमे उसमें आप किसका नाम बताएंगे, हिपैरिन का नाम आप याद करेगा। अब इन दोनों का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत। आप पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा, यानी हमारे शरीर में ब्लड कितने लीटर है, वो आप क्या बताएं, कितना लीटर आपका होता है। तो ये आप राइट आंसर क्या बता देंगे, 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब ये देखो, सभी का ब्लड का जो रेशियो तो वो आपका अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। ये मान चलना, जो भी आपका जितना भी आपका भार होता है, लगभग आपका 7% तक ब्लड वहां पे होता है। मैक्सिमम आपका 10% वहां पहुंच सकता है, लेकिन जो आपका 7% आपका ब्लड यहाँ पे होता है। जितना भी आपका भार होगा, आपके भार का आप 7% निकाल देना, वही आपका ब्लड हो जाता है। ये आपका एवरेज का हमेशा आपका लिया गया है। तो 7% हमारा ब्लड आपका होता है, यानी 5 से 6 लीटर एक एवरेज इंसान का ब्लड वहां पे पाया आपका जाता है। और इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन आता है कि रुधिराणु को कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी जो हमारे रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ये हमसे यहाँ पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बता देंगे, ये बताएंगे आप क्या, 90%। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बता देंगे, 90%। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आता है कि चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व हमें सहायक देता है, कौन सा तत्व आपका सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएं, कौन सा रक्त आपका सहायक होता है। यहाँ पे आप क्या बता देंगे, ये बताएंगे आप क्या, थ्रोम्बोसाइट। क्या बताएंगे, थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। यानी चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं जमने के लिए थ्रोम्बोसाइट की सहायता वहां पे हमारे ली जाती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बताओ कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। तो कौन इनमें वाहक का कार्य करेगा, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, ये बताएंगे जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, ये इसके वाहक का कार्य करता है। तो राइट आंसर कितना बताएंगे, हीमोग्लोबिन। हम लोग इसका राइट आंसर आप बता दीजिएगा, क्या बताएंगे, हीमोग्लोबिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नाम बताओ कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, जो अपनी नाड़ी होती है कलाई में, ये स्पंदन धड़कती कितनी बार है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, ये स्पंदन करती है। तो राइट आंसर क्या बताएंगे, उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है, यानी जितनी बार हमारा ये हृदय धड़कता है उतनी बार हमारी ये नाड़ी भी आपकी यहाँ पे धड़कती है। और हृदय कितनी बार धड़कता है आप बताएंगे, ये आपको 72 बार, यानी 1 मिनट में आपका जो हृदय होता है ये आपका 72 बार आपको यहाँ पे ये धड़कता है। और यहाँ पे एक कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका नवजात शिशु होता है, क्या होता है, नवजात शिशु के अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए जो उसका हृदय होता है कितनी बार धड़कता है, तो आप क्या बताएंगे, उसका हृदय आपका 110 बार धड़कता है। इसीलिए हम देखा होगा जो बच्चे वो पैदा होते हैं उनकी जो धड़कनें काफी तेज वहां पे चलती है, उनके हृदय धड़कन क्या होती है, 110 बार वहां पे आपकी होती है। और दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो ये धड़कन होती है इसको हम किसके द्वारा मापा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपकी हृदय की धड़कन किसके द्वारा, यानी मापने हम किसका यूज करते हैं, आप किसका यूज बता देंगे। यहाँ पे नोट करेंगे क्या, स्टेटोस्कोप का यूज आपका यहाँ इसका यूज वहाँ पे आपका किया जाता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लें, जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका हो जाता है।
किसका यूज वहाँ होता है, आपका स्टेथोस्कोप का आपका ये यूज यहाँ पे किया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। ये सारे जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आके पूछे वो सारे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। आपके एक पेपर यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जाते हैं। बस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारे चीज़ें आप यहाँ पे नोट करते चलना, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको नजर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि एक वयस्क मनुष्य पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml क्या होती है। प्रति 100 ml आपकी कितनी आपकी यहाँ पे होती है, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, यहाँ पे क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14.5 ग्राम। क्या बताएंगे, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी 100 ml में क्या हो जाएगा 14.5 ग्राम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। यानी एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन जो मात्रा आपकी होती है 14.5 ग्राम आपकी यहाँ पे हो जाती है। क्या होती है 14.5। इसीलिए हम लोग कभी ब्लड वहाँ पे देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको यही मात्रा चेक की जाती है। जब अगर किसी का ये 14.5 से आपका कम निकलता है, वहाँ बोलते हैं उसका ब्लड वहाँ पे कम है, आप ब्लड अपना वहाँ पे डोनेट नहीं कर सकते हो। भाई यहाँ पे यही आपकी मात्रा वहाँ पे आपकी चेक की जाती है। अब इसके बाद अपना एक अगला क्वेश्चन आता है, इसका बताइए राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है कि आरबीसी वायु शोषण नहीं करते हैं क्योंकि उनमें नहीं होते हैं। उनमें क्या आपका नहीं होता, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आरबीसी वायु शोषण नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते। क्या उनमें नहीं होते, क्या नहीं हो जाएंगे, तो ये बताएंगे आप। क्या इसमें जो सूत्र कणिकाएं दिया जा रही है, जो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिकाएं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूत्र कणिकाएं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया आपका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन अगर हम बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। किसको आपका हृदय का प्रारंभिक जो पेसमेकर आपका बोला, किसको आपको कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके पेपर पूछे जा चुके हैं। सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, रिवीजन करना, और जो मैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चल रहा हूँ इनकी सारे प्रैक्टिस आप करते चलना। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आप क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे आप क्या SA नोड। क्या बोलेंगे, SA नोड, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाए। क्या हो जाएगा, SA नोड आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा एंजाइम आपका सहायक होता है। इसके पहले भी मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया। तो राइट आंसर क्या बताएंगे आप, यहाँ बताएंगे ट्रिप्टेटस। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी ट्रिप्टेटस जो आपका एंजाइम होता है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्टेटस जो यहाँ पे दिया गया आपका एंजाइम, ये राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाता है। और दूसरे यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर, जो आपको ये रेनिन वर्ड दिया गया कि रेनिन क्या होता है। रेनिन में आप क्या बताएंगे कि रेनिन क्या होता है। तो रेनिन भी अमाशय में आपको स्रावित होता है, जो दूध को पाचन में सहायता करता है। कभी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दूध को पाचन में कौन सहायता करता है, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि दूध के पाचन में कौन सहायता करता है। आप किसका नाम बताएंगे, आप बताएंगे रेनिन जो आपका होता है। और यहाँ पे दोस्तों जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है, ये आपका अमाशय से स्रावित होता है। और ये क्या बताएंगे आपके प्रोटीन के पाचन में, यहाँ पे नोट करना कि प्रोटीन के पाचन में ये आपका सहायक यहाँ पे आपका ये होता है। और दोस्तों जो आपका एमाइलेज होता है ना, ये भी आपका अमाशय से स्रावित होता है। और जो आपको किसमें बताएंगे, ये बताएंगे आपका जो कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे क्या बता देंगे आप बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में आपका ये सहायक करते हैं। ये सारे पॉइंट नोट करें, ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि दूध के पाचन में कौन सा सहायक है, तो आप किसका नाम बताएंगे, रेनिन का। प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक आपका एंजाइम हो जाएगा, हम बताएंगे पेप्सिन का। अगर कार्बोहाइड्रेट के पाचन का नाम पूछा जाए कौन सा आपका हो जाएगा, तो आप बताएंगे एमाइलेज, आप बता देंगे। और यहाँ पे ये दिया ही जा रहा है कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायक है, तो आप बताएंगे क्या, ट्रिप्टेटस बताएंगे। ये सारे एंजाइम के पॉइंट ये नोट करना, ये तीनों भी आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त का थक्का नहीं जमता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, यकृतीन। यकृतीन यानी आपका जो हिपैरिन होता है, हिंदी में यकृतीन लिखा रहेगा या फिर आपका क्या लिखा रहेगा, आपका हिपैरिन, या फिर आपका हिपैरिन वहां पे दिया रहेगा। हिपैरिन क्या क्या कारण क्या होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड बहता है ना वो जमता नहीं। अगर हिपैरिन ना हो, जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का प्रवाह हो रहा है, जो ब्लड वहां बह रहा है, तो वो अंदर ही जाके वहां पे जम जाएगा। इसी कारण क्या होता है, हिपैरिन के कारण आपका जो ब्लड होता है ये आपको जमता वहां पे नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हिपैरिन पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये आप याद रखिएगा, आपको जो यहाँ पे हीरोडीन दिया जा रहा है, हीरोडीन क्या होता है, हीरोडीन दोस्तों जो आपको क्या होता है, जोड़ों के द्वारा स्रावित एक हार्मोन होता है। कभी क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि आपका हीरोडीन ये क्या होता है, तो जो आपकी जोंक होती है ना उसके द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। इसके कारण क्या होता है, जो अगर जोंक कहीं काटती है ना तो उसका जो रक्त बाहर जमता क्यों नहीं है, तो इसी हार्मोन के कारण वो आपका ब्लड वहां पे जमता ही नहीं वहां पे, यानी ब्लड जो आपका ब्लड होता है वो लगातार वहां बहता रहता है, और जो जोंक होता है वो आपका खून वहां पे चूसता रहता है। इसका रीजन क्या होता है, जो आपकी जोंक होती है वो आपका हीरोडीन नामक एक हार्मोन स्रावित करती है, जिससे आपका जो ब्लड होता है वो नहीं जमता है, लगातार ब्लड आपका बहता रहेगा और जोंक आपका ब्लड वहां पे चूसती रहती है। यही रीजन आपको वहां पे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हिपैरिन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब हृदय वंचित है, अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हृदय वंचित है तो कैसा आपका इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, ये बताएं। क्या आप यहाँ पे ऐच्छिक पेशी से, कैसा ऐच्छिक पेशी से, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी जो हृदय होता है जो ऑटोमेटिक गति करता है, ये कौन सी क्रिया होती है, ये आपकी अच्छी क्रिया होती है, यानी आप इसे कंट्रोल नहीं करते। क्या आप अपनी कभी सोचते भाई हम अपने हृदय को अपनी आंखों से रोक लें, तो आप उसे कभी भी वहां पे नहीं कर सकते, वो आप नहीं, ये आपकी एक अच्छी क्रिया आपके अनुसार कार्य करता है यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना आपकी जो और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना है कि जो आपकी ऐच्छिक पेशी होती है ना अपनी आपकी इच्छा के अनुसार कभी भी वहां पे नहीं होती है, ठीक, जो आपकी अनैच्छिक वाली होती है, क्या जो आपकी अनैच्छिक वाली होती है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना है कि भ्रूणावस्था में, एक पॉइंट जो पेपर में पूछा गया था आपसे कि भ्रूणावस्था, क्या लिखना है कि भ्रूणावस्था में आपका जो आरबीसी का निर्माण है, क्या बताएंगे भ्रूणावस्था में, आप ये बता दो। अच्छा, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का आपका निर्माण कहाँ पे होता है, कहाँ से इसका होता है, आप क्या बता देंगे। तो आप क्या बताएंगे राइट आंसर, आप यहाँ पे लिखेगा यकृत में आपका होता है। और यकृत जो दोस्तों आपका होता है ना, यकृत क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो शरीर का जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, इसका नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो आप किसका आंसर बताएंगे, यकृत आपका हो जाता है। अब एक बार क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था कि भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, आप क्या बताएंगे, आप यकृत। आप ये पॉइंट यहाँ पे नोट करें, आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं। अब बताओ किसमें आपके प्रतिस्कंदक नहीं होते। सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, आपका जो जीडी एग्जाम पेपर आया था वहां पे ये क्वेश्चन आपका दिया गया था। अब बताओ यानी इनमें से प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं, तो राइट आंसर क्या बता देंगे, जो आपके बर्र होते हैं, बर्रैया होती है, उसमें आपका क्या होता है, प्रतिस्कंदक आपके वहां पे नहीं आपके होते हैं। इनमें क्या होता है, आपका HCl स्रावित होता है। क्या HCl स्रावित होता है, क्या स्रावित हो, HCl आपका यहाँ पे स्रावित आपका होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें प्रतिस्कंदक ना हो के HCl आपके यहाँ पे स्रावित आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, राइट आंसर इसका क्या बता देंगे, ये बताएंगे आप विलियम हार्वे। किसका बताएंगे, विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और जो आपके एडवर्ड जेनर थे, ये किसका खोज की थी, इन्होंने, क्या बताओगे यहाँ पे आप बता देंगे, क्या चेचक, क्या बताएंगे आप बता दीजिएगा, जो चेचक का टीका, क्या बता देंगे, चेचक का टीका यहाँ पे नोट कर लेना। और इसके बाद यहाँ पे नोट करना जो आपके नाम दिया गया, जोसेफ लिस्टर यहाँ पे दिए गए, इन्होंने किसकी खोज की थी, आप यहाँ पे क्या बताएंगे, एंटीसेप्टिक, किसका नाम बताएंगे यहाँ पे, एंटीसेप्टिक, ये पॉइंट नोट कर, एंटीसेप्टिक की खोज किसने की थी, ये की थी जोसेफ लिस्टर ने। और चेचक का टीके खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके खोज की थी। ये पॉइंट सारे यहाँ पे नोट करें, जो कि आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए।
इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन आता है, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या, जो अपने मानव का हृदय है, प्रकोष्ठ यानी कक्ष, कक्षों की संख्या कितनी है? तो कितने कक्ष हमारे यहाँ पे हो जाएंगे? आप बता देंगे 4 कक्ष। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मछली होती है, मछली में कितने कक्ष आपके होते हैं, क्या बताएंगे? मछली में आपके 2 कक्ष आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और इसके बाद कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि आपका जो मेढक हो गया, मेढक बताओ, या फिर आपका जो गिरगिट होता है, या फिर जो आपका गिरगिट हो गया, या फिर जो सांप, गिरगिट हो गया या सांप हो गया, या फिर आपकी जो छिपकली होती है, क्या छिपकली, या छिपकली आपकी हो गई, या फिर छिपकली हो, इनमें अगर कभी ये क्वेश्चन पूछे हृदय में कितने कक्ष है, तो आप क्या बताएंगे? इनके हृदय में कितने कक्ष होंगे? 3 कक्ष। कितने हृदय? 3 कक्ष यहाँ पे आपके होते हैं। मछली में 2 होते हैं, मेढक, गिरगिट, सांप, छिपकली में 3 होते हैं। और जो इंसानों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपके 4 होते हैं। ये पॉइंट नोट का, अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा रुधिराणु कौन सा है? सबसे बड़ा रुधिराणु कौन सा है? आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सबसे बड़ा आपका श्वेत रुधिराणु कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या बता दें? ये बताएंगे आपका एक केंद्राणु, यानी जो आपका मोनोसाइट होता है, क्या मोनोसाइट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब सबसे ये क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे छोटा, अगर यहीं पे सबसे छोटा हमसे पूछा जाता है तो हम किसका नाम बताते हैं? तो आप सबसे छोटा किसका होता है? लिम्फोसाइट। किसका नाम बता देंगे? आप बता देंगे लिम्फोसाइट का नाम हम यहाँ पे आप बता दीजिएगा। और वही कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या चीज सबसे अधिक, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक WBC, तो या क्या राइट आंसर बताएंगे? यहाँ पे आप बता देंगे क्या? न्यूट्रोफिल्स। क्या नाम बताएंगे यहाँ पे? न्यूट्रोफिल्स का नाम आप यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया सबसे कम आपकी WBC किसमें है, तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप यहाँ पे? बैसोफिल्स। क्या राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे? बैसोफिल्स। ये सारे पॉइंट नोट करना कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु मोनोसाइट, सबसे छोटा लिम्फोसाइट, सबसे अधिक WBC आप क्या बताएंगे? न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम WBC तो क्या बताएंगे आप? बैसोफिल्स आप बता देंगे। ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे नोट करना, जो आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे चीजें ये यहाँ पे हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है, तो वो कौन सी परिस्थिति आपकी कहलाती है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत आपकी कम हो जाती है? तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताएंगे? ये बताएंगे आप क्या? हाइपोग्लाइसीमिया जो यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये बताओ कि अगर शरीर में आपकी ये मधुमेह है, अगर शरीर में मधुमेह की आपकी कमी हो जाए तो कौन सी दिक्कत हमें देखने मिल जाती है? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? आपके मधुमेह की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बताएंगे आपका। अच्छा, अगर किसी के शरीर में अगर मधुमेह हो गया तो कौन सी किसकी कमी यहाँ पे होती है? तो आप बताएंगे क्या? इंसुलिन। क्या बताएंगे यहाँ पे? कि अगर शरीर में आपकी इंसुलिन की कमी हो जाए, किसकी कमी? इंसुलिन की कमी हो जाए तो हम क्या बता देंगे? मधुमेह आपकी डिसीज, मधुमेह आपकी बीमारी आपकी ये यहाँ पे हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करना कि जो आपका टाइफाइड है, तो ये क्या होता है? आपका जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है, ये जो आपका टाइफाइड बुखार आपको होता है, ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा आपका होता है? तो क्या बताएंगे यहाँ पे? नाम नोट क्या कर लेना? साल्मोनेला। नाम क्या नोट करेंगे? साल्मोनेला आपका टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से, टाइफी जीवाणु के द्वारा आपको ये दिक्कत वहां पे देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे कभी क्वेश्चन पूछे जो आपके मलेरिया होते हैं, मलेरिया कैसे हमें होती है? तो मलेरिया के लिए आप क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका मादा, यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे? यहाँ पे नोट करेंगे मादा एनाफिलीज। क्या नोट करें? मादा एनोफिलीन। मादा एनोफिलीन नोट कर लेना। एनोफिलीन मच्छर, एनोफिलीन मच्छर के काटने से क्या होता है? आपका मलेरिया आपका ये हो जाता है।
तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। टाइफाइड नामक कौन से बैक्टीरिया से होती है, आप बताएंगे साइलोमेनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा आपका ये टाइफाइड नामक बीमारी होती है। और जो मलेरिया होता है, मलेरिया किससे आपका होता है, तो आप बताइए मादा एनाफिलीन जो मच्छर होता है इसके काटने से आपका मलेरिया आपका ये यहाँ पे हो जाता है। आरएच कारक का नाम संबंधित है, ये आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के किससे, किसके प्रकार के संबंधित आपका हो जाएगा। अभी मैंने पहले क्वेश्चन करा चुका था बंदर, यानी मैंने बताया जो आपका आरएच फैक्टर 1940 सबसे पहले आपका रिसर्च नामक बंदर पे इसकी खोज वहां पे की गई थी। तो आरएच कारक का नाम संबंधित किससे हो जाएगा, आप बता दें बंदर से हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप एक बार रिवीजन करना, और इसकी मैं पीडीएफ आपको जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे इसके पीडीएफ पे सारे क्वेश्चन एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है। तो हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप कौन तेल बता देंगे, वो बताएंगे जैतून का तेल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। कौन सा तेल होता है, वो आपका जैतून का तेल आपका होता है। बस ये 80 क्वेश्चन करके जाना, पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। बस अभी आपके 21 क्वेश्चन और बच रहे हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे हो जाएगा। बस 21 क्वेश्चन और आपके यहाँ पे बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जो रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है, तो जो आपकी रुधिर आपकी लसिका होती है, यानी जिसे हम क्या हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे देखी जा सकती है। इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे, ये बताएंगे आप क्या एनेलिड में। ये क्या बताएंगे, एनेलिड यानी लघु वलयक में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपके ये एनेलिड के जो संघ के जंतुओं में क्या होता है, शरीर में आपके रिंग लाइक सेगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं वहां उनके शरीर में आपके, ये नोट कर लेना कि जो आपके एनेलिड जो संघ में जो जीव आते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पॉइंट नोट करना कि आपके रिंग लाइक, क्या नोट करेंगे, रिंग लाइक आपके सिगमेंट पाए जाते हैं। सिगमेंट आपके यहाँ पे पाए जाते हैं, ये पॉइंट भी आप यहाँ नोट कर लेना। और ये जो जंतु आपके होते हैं ना, आप कैसे द्विलिंगी होते हैं, कैसे जंतु होते हैं आपके द्विलिंगी जंतु आपके होते हैं। केचुआ आप कैसे जंतु होता है, आपका द्विलिंगी जंतु आपका होता है। तो यहाँ पे क्या याद करेंगे, जिनमें रिंग लाइक आपके सिगमेंट पाए जाते हैं। अब ये जंतु जो आपके एनिलिड में आते हैं, ये सारे आपके द्विलिंगी जंतु आपके यहाँ पे आपके हो जाते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक यानी ग्राह्यता रखता है। अभी ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर भी चुके थे, और ये आपके क्लर्क एग्जाम में द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका ए बी हो जाएगा। यानी ये सभी का ब्लड आपका ले सकते, चाहे ओ हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी, सभी का ब्लड ले सकता, लेकिन देगा किसको, केवल ए बी को वहां पे ये आपका देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका रक्त समूह जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना, इसमें क्या होता है, एंटीजन होता है। इनमें क्या होता है, आपका एंटीजन आपका होता है, ये पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, इसमें क्या होता है, आपका एंटीबॉडी, एम का नोट करेंगे, एंटीबॉडी आपकी क्या होती है, एंटीबॉडी यहाँ पाई जाती है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, इसमें एंटीजन नहीं होता ओ ब्लड ग्रुप में, इसमें क्या होता है, आपका एंटीबॉडी होता है। क्योंकि ये पेपर क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन है, किसमें आपका एंटीबॉडी है। तभी मैं बार बार चीज़ें बता रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर, आपको सारी चीज़ें आपकी हो जाएं। अगला क्वेश्चन आता है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से आपका ये जाना जाता है, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे ल्यूकेमिया। क्या बताएंगे, ल्यूकेमिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों आपने देखा होगा जो किसी जो सफेद त्वचा होती है, हाँ जो त्वचा होती है, इसमें सफेद दाग देखे होंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ल्यूकोडर्मा। यहाँ पे क्या नोट कर लेना, जो सफेद दाग होते हैं, क्या नोट करेंगे यहाँ पे, ल्यूकोडर्मा में सफेद दाग, जो हमारे स्किन में सफेद दाग होते हैं, उसको आपका ल्यूकोडर्मा के नाम से आपका ये वहां पे जाना जाता है। ये चीज यहाँ पे याद करना। और दोस्तों यहाँ पे हीमोफीलिया क्या होती है, तो हीमोफीलिया दोस्तों एक आपका आनुवांशिक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी चोट लग जाती है वो जल्दी ठीक नहीं होता, यानी ब्लड, अगर उसका ब्लड बह भी रहा है ना,
ब्लड उसका रुकता भी नहीं, ब्लड उसका लगातार बहता रहता है, वो क्या होता है आपका हीमोफीलिया होती है। ये एक प्रकार की आपकी आनुवांशिक बीमारी यहाँ पे हो जाती है। तो ल्यूकोकेमिया क्या हो जाता है ये हम जान चुके हैं कि ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोकेमिया होता है। और ल्यूकोडर्मा क्या होता है, आप देखा होगा किसी की जो स्किन में सफ़ेद दाग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा के नाम से आपका वो वहाँ पे जाना जाता है। हीमोफीलिया जान लिया। और एनीमिया तो पता ही कि शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाती है क्या होता है, एनीमिया नामक दिक्कत आपको वहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है। और इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आप बताओ ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले ये चारों पॉइंट आप पढ़ो, फिर बताओ, एक बार सोचो क्या आपका आंसर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे हो सकता है, क्या राइट आंसर आपका यहाँ पे हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताएंगे, पूछे कौन सा कथन सही है, ग्लूकोमीटर के बारे में कौन सा कथन सही है या एक चिकित्सक उपकरण। हाँ ये तो पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या बोलता है ये ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोमीटर क्या होता है आपका चिकित्सीय उपकरण आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और आपको नोट करा, ग्लूकोमीटर के बारे में अगर बात चल रही है मैं कुछ पॉइंट और आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर कभी आपसे एक पॉइंट ये नोट करना, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या चाहिए, मैनोमीटर। अब ये बताओ जो आपका मैनोमीटर होता है, मैनोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, मैनोमीटर के द्वारा आपका क्या मापा जाएगा। तो आप क्या याद बताएंगे, आप बताएंगे यहाँ पे गैस का दाब, आप क्या बताएं, गैस का दाब आपका मैनोमीटर के द्वारा आपका मापा जाता है। और कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका फैदोमीटर है, क्या चीज, फैदोमीटर। आप बताओ फैदोमीटर के द्वारा आपका क्या मापा जाता है। तो फैदोमीटर से आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आप बता देंगे समुद्र की गहराई, क्या बताएंगे, समुद्र की गहराई आप बता दीजिएगा। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ जो आपका ग्रेविमीटर होता है, क्या चीज, ग्रेवी। अगर आपसे ग्रेविमीटर पूछ लिया जाए तो ग्रेविमीटर से आप क्या मापते हैं। तो ग्रेविमीटर से क्या होता है, जो आपकी पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति, क्या हम लोग बताते हैं, पानी की जो सतह होती है, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति किससे मापी जाएगी, ग्रेविमीटर के द्वारा आपकी ये मापी वहां पे जाएगी। इसके बाद कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका स्क्रू गेज है, क्या, स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज के द्वारा क्या आपका मापा जाएगा, इसमें क्या बताएंगे, यहाँ बताएंगे बारीक तारों को, यहाँ क्या बता देंगे आप, बता दीजिए कि बारीक, यहाँ पे नोट करिए कि जो आपको बारीक तारे, पतले जो तार आपके होते हैं, बारीक तारों का व्यास इसके द्वारा आपको यहाँ पे मापा जाता है। और इसके बाद एक पॉइंट ये बता दो, जो आपका क्रोनोमीटर होता है, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका क्रोनोमीटर के द्वारा क्या आपका मापा जाता है, क्रोनोमीटर क्या मापेंगे, जो आपके जलयान होते हैं, क्या मापा जाएगा, जो आपके जलयान में समय आपका ये वहां पे मापा जाएगा। इसके बाद कभी आपका ये पूछा जाए कि आपका जो ग्लूकोमीटर है, क्या, जो आपका ग्लूकोमीटर है, तो बताओ ग्लूकोमीटर के द्वारा आपका क्या मापा जाता है। जो आपका ये ग्लूकोमीटर यहाँ पे दिया जा रहा है, इसके द्वारा क्या मापा जाता है, ग्लूकोज की मात्रा को, ग्लूकोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, वो आपकी ग्लूकोमीटर के द्वारा आपकी मापी जाती है। तो ये सारे मैंने जो पॉइंट नोट किए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, जो मीटर आपके एग्जाम में कई बार आपके रिपीट हो चुके, वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे करा दिए। सारी चीजें आप एक बार ये नोट कर लेना, जहां से अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति। अब बताओ, ये जीडी के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताओ इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए, क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या बताएंगे, AB जो रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति है, ये किसी भी वर्ग से रक्त आपका ले सकता है। ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है, ये ले तो सकता है लेकिन देगा किसको, केवल AB वाले को ही आपको वहां पे देगा। राइट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः और क्या होता है। यानी कि जो अब सामान्य मानव का खून बहने का समय, यानी खून कब तक हमारा ये बहा करता है, और जमने का समय, यानी जमने में कितना समय आपका लगता है, ये समय हमसे पूछा जा रहा है। तो कितना समय, आप इसका राइट आंसर यहाँ बता देंगे, क्या बताएंगे, आप बताएंगे
यानी कि मानव का खून बहने में क्या होता है, 2 से 7 मिनट खून बहता रहता है और 3 से 10 मिनट आपका खून क्या होता है, आपका जम वहां पे जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आप आंसर यहाँ पे आप बता देंगे। और दोस्तों यह तो पॉइंट पता ही कि जो आपका विटामिन के होता है ये रक्त के थक्का को जमाने में सहायता करता है। इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ध्यान रखना, ये पेपर कई बार क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। और रक्त के थक्का बनाने के लिए कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपका रक्त के थक्का बनाने में अगर सहायक प्रोटीन आपसे पूछी जाए, क्या सहायक प्रोटीन बताओ कौन सी, इसमें सहायक प्रोटीन आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सहायक प्रोटीन आप क्या बता देंगे, ये आप क्या बताएंगे यहाँ पे, फाइब्रिनोजन। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर, जो अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और रक्त जो आपका ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड में एक पॉइंट ये बताना, ब्लड क्या होता है आपका क्षारीय विलयन है। ब्लड क्या होता है, क्षारीय विलयन आपका होता है। ये दोनों पॉइंट भी नोट करना है। रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन स्रावित करता है या फिर आपका कौन सा प्रोटीन आपका सहायक होता है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया, जो पहला हृदय ट्रांसप्लांट हुआ था वो किसने किया था, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, ये बताएंगे क्रिस्टियान बर्नार्ड। किसका राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ अच्छा रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो आप किसका नाम बता देते, तो आप बताते विलियम हार्वे का। किसका नाम बताते, विलियम हार्वे का। ये पॉइंट नोट कर लें, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। जैसे एक पॉइंट ये नोट करना है कि अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण, अब ये बताओ अच्छा रक्त परिसंचरण, ये पॉइंट बताओ रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, या फिर एक पॉइंट ये हमें बताना है कि जो आपका रक्त परिवर्तन, ये तो पॉइंट आप सभी को पता, चलो यही नोट कर, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो आप किसका नाम बताएंगे यहाँ पे, विलियम हार्वे। इंपॉर्टेंट नाम है, नोट कर लेना, क्या नाम बताएंगे, विलियम हार्वे। किसका नाम बता देंगे, विलियम हार्वे का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। और इसके बाद अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका रक्त परिवर्तन, ये अगर लिख के आता रक्त परिवर्तन, ये इसकी खोज किसने की थी, यहाँ पे आप किसका नाम बता दें, किसका नाम बता दें, कार्ल लैंड स्टीनर का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। और इसके बाद कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका सल्फर ड्रग्स की खोज किसने की थी, क्या क्वेश्चन पूछा जाए आपकी जो सल्फर ड्रग्स, अब ये बता दो सल्फर जो ड्रग्स है इसकी खोज किसने की थी, आप किसका नाम बताएंगे, यहाँ बताएंगे डगमैन। किसका नाम बता दीजिएगा, डगमैन का नाम। किसका नाम बताएंगे, डगमैन का नाम आप यहाँ बता देंगे। या फिर अगर क्वेश्चन कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या चीज जो आपका बीसीजी की खोज, अब ये बताओ तो जो आपकी बीसीजी खोज है इसकी खोज किसने की थी, तो हम क्या बताएंगे, किसका नाम बताएंगे, आप यहाँ पे नाम बताएंगे क्या, ग्यूरिन। किसका नाम बताएंगे, ग्यूरिन आपका कालमेट का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट नोट करना है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, या रक्त परिवर्तन की खोज किसने की, सल्फर ड्रग्स की खोज किसने की, बीसीजी की खोज किसने की, जो कि आपके पेपर, ये सारे पॉइंट वो हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इनकी स्क्रीनशॉट जरूर लेना, एक बार रिवीजन जरूर करना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं सारे चीजें ये आपकी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है, तो अशुद्ध रक्त किसमें प्रवाहित होता है, तो दोस्तों अशुद्ध रक्त का मतलब होता है, ये बताओ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाह होता है वो आपका अशुद्ध रक्त होता है, और जिसमें ऑक्सीजन युक्त प्रवाह होता है उसमें आपको शुद्ध रक्त आपका बोला जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है तो अशुद्ध रक्त किसमें प्रवाह होता है, तो हम क्या बताएंगे, पल्मोनरी धमनी यहाँ दिया है, तो पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर क्या होता है, आपको हार्ट अटैक आता है। आपने देखा होगा किसी को अगर बोला जाए कि हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक क्या आता है, जो आपकी ये पल्मोनरी धमनी होती है इसमें अगर जो ब्लड बह रहा है वहाँ पे, अगर ब्लड कहीं नसें जो आपकी दबी होती हैं या ब्लड काफ़ी तेज प्रवाहित होता है, तो इसी में कोई अगर रुकावट आ जाती है तो उसी में बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, तो इसी के ध्यान रखना है कि अगर कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए
कि हार्ट अटैक कैसे आता है, जो पल्मोनरी जो धमनी होती है उसमें कभी कोई रुकावट आ जाती है तो आपके हार्ट अटैक वहाँ पे आपकी आ जाती है। ये पॉइंट भी यहाँ पे नोट करना। और दोस्तों यहाँ पे 2-3 पॉइंट और अच्छा नोट कर लेना कि यहाँ पे देखो पल्मोनरी, यहाँ पे क्या लिखा, धमनी यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों जो आपकी धमनियां होती हैं, अगर केवल यहाँ पे धमनी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, धमनी, धमनी अगर लिखा होता है तो धमनी में दोस्तों क्या होता है, आपका शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, शुद्ध रक्त आपका बहता है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, पल्मोनरी धमनी लिखी है। अगर केवल धमनी लिखा होता है, धमनी में ये पॉइंट याद रखना कि इसमें क्या बहता है, शुद्ध रक्त, इसमें बहता आपका शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त इसमें बहता है। और इसके बाद जो आपकी शिराएं होती है, क्या होती है, जो आपकी शिरा होती है, इसमें क्या होता है, आपका अशुद्ध रक्त, इसमें क्या होता है, आपका अशुद्ध रक्त बढ़ता है, ये बहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त इसमें आपका रक्त आपका बहता है। यानी कि अपवाद में जो आपका ये पल्मोनरी आपकी शिरा होती है वो आपकी अपवाद हो जाती है, यहाँ पे आपके पल्मोनरी धमनी अपनी आपकी अपवाद हो जाती है। तो कभी अगर क्वेश्चन ये दिया जाएगा धमनी में कैसा रक्त प्रवाह होता है, आप बताएंगे शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन केवल जो आपकी पल्मोनरी धमनी होती है उसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पे अगर आगे आगे पल्मोनरी वर्ड लग गया तो इसमें अशुद्ध रक्त आपका बहेगा और इसी धमनी में आपकी रुकावट होने की वजह से आपका हार्ट अटैक की दिक्कत वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट इसके क्लियर आप एक बार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानो स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना है। मानो जो आपका स्पाइनल कॉलम है कितनी हड्डियों से आपका मिलके ये आपका बना हुआ होता है। तो कितनी हड्डियां हैं मिलके बना है, हम बताएंगे 33 हड्डियां। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और वहीं पे दोस्तों अगर बात की जाए गर्दन की कितनी हड्डियों से मिलके बना है, तो कुछ पॉइंट मैं आपको नोट करा देता हूँ। अगर आपका ये स्पाइनल कॉलम की बात हुई कितनी हड्डियों से मिलके बना है, और वैसे ही कभी अगर आपसे बात बोले कि जो गर्दन होता है, गर्दन कितनी हड्डियों से मिलके बना है, या फिर जो आपका वक्ष होता है, वक्ष कितनी हड्डियों से बना है, या फिर आपकी जो कटी होती है, क्या कटी, ये सीधे से वर्ड लिख के हैं कितनी हड्डियों से मिलकर बना है। या फिर अगर क्वेश्चन पूछा जो आपकी कशेरुक है, कशेरु कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, या फिर जो आपका त्रिक है ये कितनी हड्डियों से मिलकर आपका बना है, या फिर आपका जो पुंछ है, क्या है पुंछ, जो आपका पुंछ है, पुंछ नोट कर लें, जो आपका पुंछ होता है। अब ये बताओ जो आपका पुंछ होता है ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना आपका होता है। दोस्तों यहाँ पे सीधे से ऐसी वर्ड लिख के आएंगे कि कशेरुक जो है कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, या फिर जो गर्दन है ये कितनी हड्डियों से बना है, या फिर जो आपका वक्ष होता है कितनी हड्डियों से मिलकर बना है। ये सीधे से नोट कर लेना कि जो गर्दन आपकी होती है ये 7 हड्डियों से मिलकर बनी, जो आपका वक्ष होता है ये आपकी 12 कशेरुक से मिलकर बनी होती है, और जो कटी होती है ये आपकी 5 कशेरुक से मिलकर आपकी बनी होती है। जो कशेरुक आपका जो यहाँ पे दिया जा रहा है ये कितनी 5 कशेरुक से मिलकर आपकी बनी होती है, कटी 5 कशेरुक मिलकर बनी। और जो आपका त्रिक होता है ये आपका 5 हड्डियां 5 कशेरुक से मिलकर बनी होती है। या फिर जो आपका पुंछ होती है यहाँ भी नोट करना कि यह आपके 4 कशेरुक से मिलकर आपकी बनी होती है। तो ये सारे पॉइंट नोट करना। अगर यहाँ बात हो रही स्पाइनल कॉलम कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, आप स्पाइनल कॉलम बताएंगे 33 हड्डियां, गर्दन का पूछेगा हम 7 बता देंगे। और ये सारे पॉइंट नोट कर लें कितने हड्डियों से ये मिलकर आपके यहाँ बने हुए हैं आपके। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल का सीधा उल्लेख आपका नहीं करता, ये चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, ये बताएंगे आप रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर यानी जो आपका RH फैक्टर, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। इसमें क्योंकि दिया है कौन सा उल्लेख यहाँ पे नहीं करता है, कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन ये भी करेगा आपका, ये आपका क्या होता है ये कर देगा। उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन ये भी आपका करता है। लेकिन जो आपका RH फैक्टर होता है यानी जो रीसस फैक्टर ये आपका नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कोई पॉइंट ये नोट करना कि अगर किसी व्यक्ति को जो बहुत आते हैं ना कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तैलीय पदार्थ में आपका मुख्यतः पाया जाता है। कि कोलेस्ट्रॉल किसमें पाया जाता है, जो आपके तैलीय पदार्थ होते हैं, घी की समान होती है, यानी कोई अगर वैसी चीजें खाओगे तभी उनमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल आपको वहाँ पाया जाता है। और हृदय रोगी को आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक नहीं लेनी चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति को ऐसी दिक्कत आती है, यानी हार्ट पेशेंट है, तो उसे कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा वहाँ पे नहीं लेनी चाहिए, घी वही चीज़ें उसे वहाँ पे नहीं खानी चाहिए, नहीं उसे दिक्कत वहाँ पे देखने को मिल जाती है। और बल्कि कोलेस्ट्रॉल मुक्त भोजन पदार्थ उसे प्रयोग वहाँ पे करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीसस यानी जो फैक्टर यहाँ पे दिया गया ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है।
तो ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, एक बार इनके साथ रिवीजन जरूर करिएगा, इनको नोट करो, इनके प्रैक्टिस करो। आपके पेपर ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएंगे, बस जो चीज़ें जैसे मैं करा रहा हूँ आप एक बार इन क्वेश्चन रिवीजन करके देखना। आप पेपर देने जाएंगे सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, बस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारे यहाँ फॉलो करते हुए चलिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं बताओ क्या है। कि जो मानव रक्त है सबसे बड़ी कणिका हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी कणिका आप क्या बता देंगे, ये बताएंगे जो आपकी श्वेत कोशिकाएं होती हैं, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करना कि जो आपकी WBC होती है, WBC को हम लोग क्या बोलते हैं, WBC को आपको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना कि ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। WBC को क्या, ल्यूकोसाइट्स भी आपका ये कहा जाता है। और दोस्तों जो आपका एक पॉइंट ये नोट करना, जो आपका लिम्फोसाइट होता है, क्या नोट करना, आपके लिम्फोसाइट, यहाँ पे नोट करें क्या, लिम्फोसाइट्स। एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका लिम्फोसाइट्स आपका होता है, ये क्या करता है, ये आपका एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये क्या करेगा, आपका एंटीबॉडी क्या करता है, ये आपका निर्माण आपका यहाँ पे करेगा। ये पॉइंट इसका याद रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका एक पॉइंट ये याद करें, जो आपका आरबीसी होती है, क्या होता है आरबीसी को क्या कहा जाता है, इसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपका इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स के नाम से आपकी ये यहाँ पे जानी जाती है। और दोस्तों जो आपकी ये आरबीसी होती है ना, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाते हैं, यानी आरबीसी का अगर क्वेश्चन कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछे, एक पॉइंट ये भी नोट करना आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका आरबीसी, क्या पूछा जाए, आरबीसी और अनुपात WBC, इनका रेशियो क्या होता है, आरबीसी WBC इन दोनों का जो आपका रेशियो होता है ये कितना होता है, रेशियो क्या बता देंगे, ये होता है आपका 600:1। ये इन दोनों का रेशियो होता है कि आरबीसी WBC इनका अनुपात क्या होता है। ये पेपर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी WBC का अनुपात क्या होता है, आप क्या बताएंगे, 600:1, 600:1 इनका आपका रेशियो आपका ये यहाँ पे हो जाता है। ये पॉइंट जैसे आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है, तो राइट आंसर आप इसका क्या बता देंगे, तो आप इसका राइट आंसर आप ये बताइएगा कि क्या हो जाएगा, आपका इकोकार्डियोग्राम जो दिया जाए, इकोकार्डियोग्राम जो दिया जा रहा है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों आपका इलेक्ट्रो जो कार्डियोग्राम से भी आपका हृदय की अच्छी तरह आपको जाना जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करना कि जो आपका स्टेटोस्कोप आपका दिया जा रहा है, इससे क्या होता है, आपके हृदय की जो धड़कन होती है, इसमें क्या बताएंगे, आपकी हृदय की धड़कन, यहाँ पे याद रखिएगा हृदय की धड़कन को मापा जाता है यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये आप यहाँ पे नोट करिए, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका पेस मेकर होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपका हृदय में जो अनियंत्रित को बैलेंसिंग बनाए रखता है। जो हमारा हृदय होता है ये कभी मान लो उसे कंटिन्यू चलाए रहता है, कभी अगर रुकता है उसे पुश करता है, यानी उसे रुकने वहाँ पे नहीं देता है। ये काम कौन करता है, पेस मेकर करता है। ये पॉइंट इसका नोट करना, क्या हो जाएगा आपका इकोकार्डियोग्राम आपका हो जाएगा। और स्टेटोस्कोप के द्वारा हम क्या मापते हैं, जो आपके हृदय की धड़कन को आपका स्टेटोस्कोप के द्वारा आपकी ये मापी जाती है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि रक्त में सफेद रक्त कण कौन सा है, रक्त में सफेद कण बताओ क्या हो जाएगा, जो कि सीधे सीधे क्लर्क के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता दीजिएगा, ये बताएंगे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। किससे बचाएंगे, शरीर को संक्रमण से आपके बचाते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी जो आपकी WBC होती है इसका मेन काम क्या होता है, रक्त को बीमारियों से बचाना, उसकी रक्षा करना किसका काम होता है, WBC का काम हमारा वहां पे आपका ये हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपका WBC होता है, क्या पूछ लिया WBC, अब ये बताओ WBC का निर्माण, WBC का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप क्या बताएं, इसका निर्माण आप बता दें कहाँ पे, अस्थि मज्जा आप ये पॉइंट आप यहाँ पे बता दीजिए, अस्थि मज्जा में होता है। और कभी कभी आपका यकृत में, अस्थि मज्जा या फिर कभी कभी आपका यकृत भी आपका राइट आंसर वहाँ पे आपका हो जाता है।
और एक पॉइंट ये आप यहाँ पे नोट करिए कि जो आपका WBC का आपका जो अधिक भाग होता है, WBC का आपका अधिक भाग आपका ये मान चलना 60 से लेके 70 तक आपका न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? ये आपका 60-70 तक जो भाग होता है ये किसका आपका बना होता है? ये आपका न्यूट्रोफिल्स, जो आपके न्यूट्रोफिल्स जो कणिकाएं होती है उनका ये भाग उनका यहाँ बना होता है। और दोस्तों आपकी जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं होते हैं ये रोगाणुओं तथा जीवाणुओं को भक्षण करती है। यानी यही जो आपके न्यूट्रोफिल्स जो आपके ये कण होते हैं जो आपके अंदर जो रोगाणु जो वायरस होते हैं उनको ये खुद ही वहाँ पे खा जाता है, तभी क्या होता है हमें ये रोगों से वहाँ बचाते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। और इसी प्रकार क्या होता है ये आपके शरीर की रक्षा करते हैं, क्योंकि जो WBC का अधिक भाग होता है 60 से 70% भाग आपका न्यूट्रोफिल्स की ही बनी होती है। और जो इनका जो आपके रोगाणु होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं उनका ये खुद ही वहाँ पे खा जाते हैं, और जिसकी कारण क्या होता है हम लोग बीमार वहाँ पे आप ये नहीं पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मानो रक्त प्लेटलेट्स में मदद करता है, छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में। अब बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप इसका क्या राइट आंसर यहाँ पे करेंगे? राइट आंसर आप कितना यहाँ पे कर देंगे? तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे? ये बताएंगे आप प्रोथ्रोम्बिन जो यहाँ पे दिया जाए, क्या दिया गया? प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा दिया गया है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों विटामिन के बहुत आपका इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन के ध्यान से याद रखना। ये पेपर बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि जो आपका विटामिन के होता है ये रक्त के जमने में सहायक करता है, और रुधिर प्लाज्मा की आपके जो प्रोथ्रोम्बिन तथा आपको जो फाइब्रिनोजन का निर्माण करने में भी आपका विटामिन के सहायता वहाँ पे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन के आपका हो जाता है। और यकृत में, और कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए विटामिन के कहाँ से इसका निर्माण होता है शरीर में, तो आप क्या बताएंगे? आप यहाँ पे ये बता दें यकृत, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेने। क्या? यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है, कि जो आपका विटामिन के की सहायता से आपके यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसका जो एक पॉइंट आप देखो यहाँ पे ये नोट करना कि जो समानता, एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करिएगा कि जो आपका समानता रक्त का जो थक्का होता है, जो समानता आपका रक्त का थक्का होता है, इसको बनने में कितना टाइम लगता है? इसका ये मान जाना 2 से 10 मिनट के अंदर। यानी कभी आपको कोई घाव लग जाती है तो उसमें जो वहाँ पपड़ी बनती है ना, रक्त का थक्का जमता है, इसको जमने में कितना टाइम आपको लगता है? आप ये बताएं। उसको जमने में आपको 2 से लेकर 10 मिनट का टाइम वहाँ पे हमारा ये आपका लग जाता है। और रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य जो प्रोटीन है कौन सा? अगर ये बताएं जो रक्त का थक्का होता है इसके बनने के लिए अनिवार्य जो आपकी प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन इसके लिए जरूरी यहाँ पे होती है? तो प्रोटीन का नाम क्या बताएंगे? मैंने नोट करा दिया, फिर नोट करा रहा हूँ। क्या बताएंगे? फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन नोट करना, पेपर में ये चीजें कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों जो आपका हिपेरिन होता है, ये क्या होता है? हिपेरिन क्या होता है? प्रोटीन का एक आपका उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त के जमने में क्या करता है? रोकता है। यानी अगर हिपेरिन शरीर में ना हो तो जो हमारे शरीर में ही ब्लड बह रहा है ना वो शरीर के अंदर ही जम जाए। लेकिन हिपेरिन के कारण क्या होता है? ब्लड आपका शरीर के अंदर वहाँ पे नहीं जमता है। जब ये ब्लड शरीर के बाहर निकलता तभी ये जमता है, शरीर के अंदर ये कभी भी नहीं जमता है। किसकी वजह से नहीं जमता है? क्योंकि शरीर के अंदर आपका हिपेरिन के कारण आपका जो ब्लड होता है ये आपका शरीर में वहाँ पे नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। मैंने बता भी चुका, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और जो आपका लाल रक्त कण होते हैं, जो आपका आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या होता है? आपका यही आयरन आपका उसी में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन दोस्तों आपकी जो होती है ना, हीमोग्लोबिन जो आपकी यहाँ पे होती है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आपका एक हीम नामक वनरंजक होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आपके यहाँ पे हीम नामक क्या होता है? आपका एक रंजक पाया जाता है। हीम नामक आपका क्या पाया जाता है? रंजक आपका पाया जाता है। और इसी हीम नामक रंजक के कारण से ही क्या होता है? आपका जो रक्त होता है, जो आपका ब्लड होता है, रक्त का जो रंग होता है, रक्त का रंग कैसा हो जाता है? वो आपका लाल होता है। कैसा होता है? आपका लाल आपका यहाँ पे होता है। और इसके बाद दोस्तों जो आपका ये ग्लोबिन दिया गया, ये ग्लोबिन क्या होता है? और यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना, और यहाँ पे जो आपका ग्लोबिन क्या दिया गया, जो आपका ग्लोबिन दिया गया, ग्लोबिन क्या होता है? ये आपका लौह युक्त प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या होता है? आपको ये लौह युक्त
क्या बताएंगे, लौह युक्त क्या हो जाएगा आपका, लौह युक्त क्या बता देंगे यहाँ पे, प्रोटीन। ये क्या हो जाएगा आपका लौह युक्त, लौह युक्त क्या हो जाएगा आपका, ये प्रोटीन आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और जो आपका ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड संयोग करने की क्षमता रखता है, ये क्या करता है, जो आपका ग्लोबिन होता है ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में संयोग करने की क्षमता आपका यहाँ पे रखता है। यहाँ मेन पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि जो आपका हीमोग्लोबिन, जो आपका हीम होता है, तो हीम नाम का एक आपका रंजक होता है, और इसी रंजक के वजह से जो आपका ब्लड होता है लाल कलर का यहाँ पे होता है। और जो आपका ये ग्लोबिन होता है, यानी जो हीमोग्लोबिन, जो आपका ग्लोबिन वर्ड होता है, ये आपका एक प्रकार क्या होता है, आप ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, जो अक्सर हमारे एग्जामों क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अगला आता है मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। जो हम पल्स की दर की जांच करते हैं ये किस लिए की जाती है, तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। यानी जो हमारे दिल है, जो धड़कन है, ये कितनी बार आपका धड़क रहा है, ये चीज जांचने के लिए हमें पल्स दर की माप आपकी वहां पे की जाती है। ये चीज यहाँ पे नोट करिए। और दोस्तों कभी एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका हृदय होता है, एक पॉइंट ये याद करना, जो आपका हृदय होता है, तो हृदय आपको ये नोट करना कि इसका जो औसत वजन क्या होता है। अब ये बताओ हृदय का आपका औसत वजन, औसत, अब ये बताओ दो, अच्छा इसका जो औसत वजन होता है ये कितना होता है, ये आपका होता है 300 ग्राम। कितना होता है ये आपका, इसका औसत वजन आपका 300 ग्राम आपका यहाँ पे होता है। और जो मानव का हृदय होता है कितने कक्षीय होता है, ये आपका 4 कक्षीय होता है, 4 कक्षीय होता है। ये भी पॉइंट याद करना, कितने कक्षीय होता है मानव हृदय आपका, 4 कक्षीय आपका होता है। और मानव का जो हृदय होता है कितनी बार धड़कता है, ये आपका 72 बार, 72 बार आपका ये क्या होता है, धड़कता है। ये पॉइंट भी याद रखिए, 72 बार आपका ये धड़कता है। और एक धड़कन में लगभग, एक पॉइंट ये नोट करना कि एक धड़कन, यानी एक धड़कन क्या याद करेंगे, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए जो हमारी एक धड़कन होती है, तो एक धड़कन में कितना रक्त ये आपका पंप करता है, तो एक धड़कन में कितना रक्त पंप करता है आप बताएंगे, 70 मिलीलीटर। क्या लिख रहे हैं, 70 मिलीलीटर रक्त आपका क्या करता है यहाँ पंप आपका करेगा। और भ्रूण अवस्था में अगर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भ्रूण अवस्था होती है, कि जो आपकी भ्रूण अवस्था होती है, अब ये बताओ भ्रूण अवस्था में आपका जो हृदय होता है ये कितनी बार धड़कता है, तो आप बताएंगे 150 बार हृदय आप क्या होता है, धड़कता आपको यहाँ पे हो जाएगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना कि आपका जो हृदय होता है औसत वजन क्या बता देंगे, हम बताएंगे 300 ग्राम होता है। और कितने कक्षीय होता है, हम बताएंगे 4 कक्षीय होता है। कितनी बार धड़कता है, आप बताएंगे 72 बार धड़कता है। और एक धड़कन में कितना रक्त ये पंप करता है, आप बताएंगे 70 मिलीलीटर ये रक्त आपका पंप करता है। और जो भ्रूणा अवस्था होती है, तो भ्रूणा अवस्था में जो हमारे धड़कन होती है ये कितनी बार आपका पंप कर वो धड़कता है, तो आप बताएंगे ये आपका 150 बार धड़कता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने किया। तो पेस मेकर का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, ये हमसे पूछा गया है। तो किसने किया है आप बता देंगे, किसका नाम, जॉन हॉब्स का। किसका, जॉन हॉब्स का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और पेस मेकर कार्य क्या करता है, पेस मेकर हृदय गति को कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने हेतु प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और इसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे ये याद रखिएगा, यही याद कर दो, पेस मेकर का काम क्या है, जैसे आपकी धड़कन है, देखो पेस मेकर उनको लगाया जाता है जिनकी जो धड़कन होती है धीरे धीरे गिरती हमेशा जाती है। लेकिन जब पेस मेकर वहां पे लगा होता है तो पेस मेकर क्या करता है, उनकी अगर धड़कन कम भी हो जाती है उसे समान स्तर पर आपको वो लगाते हैं, थोड़ी आपकी धड़कन बढ़ा देगा, समान स्तर पे आपको वो वहाँ पे लेके आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करना कि जो अगर दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें कोई अगर दिक्कत है, उसमें कोई कमी है, इसको हम किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा। एक क्वेश्चन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपका मस्तिष्क होता है इसमें कोई विकृति हो गई है, इसको आप किसके द्वारा कहाँ पे जांच होती, कैसे पता चलेगा, ये हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में, इसकी बात वहाँ पे की आपकी जाती है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, कचरे में परिवहन आपका करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
तो क्या बताएंगे, ये बता दीजिएगा प्लाज्मा बता दिए। और प्लाज्मा के बारे में पूरा डिटेल्स बता रखा है कि रक्त में 55% प्लाज्मा का भाग होता है, और प्लाज्मा में आपका ये मान चलना कि जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% आपका जल होता है, और प्लाज्मा कलर कैसा होता है, हल्का पीले रंग का होता है। ये सारी चीज़ें मैं प्लाज्मा के बारे में आपको ऑलरेडी वहाँ बता रखी हैं। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त में पाया जाने वाला जिम्मेदार होता है, कौन जिम्मेदार आपका होता है? और शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये यहाँ पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे? तो राइट आंसर इसका कितना बताएंगे? ये बताएंगे आप लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपके स्तनधारी होते हैं, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या स्तनधारी, ये पॉइंट नोट करिएगा कि स्तनधारियों, क्या नोट करेंगे यहाँ पे, स्तनधारियों के लाल रक्त, लाल रक्त का जो कण होते हैं, लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है आप बताएं? क्या उभयातल, कैसा होता है ये आकार? उभयातल। आप ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और कभी जो ये पॉइंट पता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, निर्माण कहाँ बता देंगे? इसका अस्थिमज्जा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कहाँ पे हो जाएगा, अस्थिमज्जा। ये पॉइंट यहाँ पे निर्माण कर लेना। और इसके बाद ये पॉइंट ये नोट करना कि इनकी कब्रगाह, आपकी कब्रगाह क्या हो जाएगी, ये भी मैंने आपको बताया, स्प्लीन कब्रगाह आपकी वहाँ पे हो जाती है। और इसके बाद क्या नोट करना यहाँ पे कि अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके आरबीसी, ये पॉइंट नोट करना कि आरबीसी के निर्माण में, ये बता दो आरबीसी के निर्माण में आपके सहायक, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? यानी प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, विटामिन हो गया, यानी विटामिन B12 होता है, क्या हो जाएगा, आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन B12 हो जाएगा, जो कि आपको मैंने पॉइंट ये पहले ही आपको नोट करा चुके हैं। और हीमोग्लोबिन की कमी से अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ अच्छा किसी के शरीर में अगर हीमोग्लोबिन, क्या पूछा जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होता है, रक्त छीड़ता, क्या दिक्कत हो जाएगी उसे दिक्कत क्या आएगी, रक्त छीड़ता, यानी एनीमिया, जिसे हम बोलते हैं क्या, एनीमिया, रक्त छीड़ता, नोट कर लेना हिंदी वाले, और इंग्लिश में नोट कर लेना, एनीमिया नामक रोग आपका वहाँ पे हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाएगा, रक्त छीड़ता की दिक्कत वहाँ पे हमें देखने को आपको ये मिल जाती है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, ये जरूर याद करना। जो आपके स्तनधारी के लाल रक्त कण, जो स्तनधारी हम भी लोग आते हैं वहाँ पे, जो हमारी लाल जो आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल, इनका आकार कैसा होता है, आप आकार कैसा बताएंगे, उभयातल होता है, उभयातल इनका आकार यहाँ पे होता है। और जो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे, अस्थिमज्जा में आपका होता है, ये भी पॉइंट आप यहाँ पे इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मछलियों के हृदय में कच्छ कितने होते हैं? ये मैंने ऑलरेडी आपको कराई रखा, कितने कच्छ होते हैं आपके, 2 कच्छ यहाँ पे हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट नोट यहाँ पे कर लीजिएगा। और जो आपके स्तनी वर्ग आते हैं, कौन से स्तनी वर्ग, स्तनधारी जो आते हैं, यानी स्तनी वर्ग में जो प्राणी आते हैं उनके क्या होते हैं, उनमें होते 4 कच्छी, उनका हृदय क्या होता है, 4 कच्छी वहाँ पे होता है। और इसके बाद जो आपके उभयचर होते हैं, जो आपके उभयचर होते हैं उनका हृदय कितने कच्छी होता है, उनका हृदय का 3 कच्छी यहाँ पे होता है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका काकरोच होता है, ये बताओ जो आपका काकरोच होता है, काकरोच के हृदय में कितने कच्छ होते हैं, हृदय में कितने कच्छ आपके होते हैं? तो आप क्या बता देंगे, इसके में आपके 13 कच्छ होते हैं। जो काकरोच होता है 13 कच्छ का हृदय उसका वहां पे होता है। और इसके बाद कभी अगर से ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका केचुआ, क्या पूछा है, केचुआ में कितने कच्छ हृदय होते हैं? आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपको 4 जोड़ी, क्या बता देंगे यहाँ पे, आप बताएंगे 4 जोड़ी हृदय, 4 जोड़ी आपके हृदय यहाँ पे आप पॉइंट नोट कर लेना। अब इसके बाद एक पॉइंट ये नोट कर लेना यहाँ पे कि जो मत्स्य वर्ग होते हैं, क्या मत्स्य, यहाँ पे नोट कर, जो आपके मत्स्य वर्ग होते हैं, मत्स्य वर्ग के जो जीव होते हैं, ये बताओ शोषण कहाँ से करते हैं, ये कहाँ से शोषण आपके करते हैं? तो शोषण कहाँ से करेंगे, ये आपके जो गिल्स से, कहाँ शोषण करेंगे, आपके गिल्स से ये शोषण करते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना कि स्तनी वर्ग के जो प्राणी होते हैं, इस वर्ग में जितने जीव आते हैं, उनका हृदय कितने कच्छी होता है, 4 कच्छी होता है। उभयचर वाले में 3 कच्छी होता है। काकरोच का हृदय आपके कितने कच्छ होंगे, 13 कच्छ आपके होते हैं।
और जो केचुआ होता है, केचुआ में कितने कच्छ होते हैं आप बताएंगे? 4 जोड़ी हृदय कच्छ आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और मत्स्य वर्ग के जो जीव में शोषण कहाँ से होता है वो आप गिल्स से यहाँ पे करते हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे जो मैंने नोट करे सारे आप नोट करें, ये आपके एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से अपना ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट आपका हो जाएगा। यानी जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चन तैयार करना, और मैं एक एक करके सारे डेली में सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। अगर ये सारे तैयार करके एग्जाम देने जाते हैं तो आप एग्जाम सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। आप बताओ निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो गर्म रक्त वाले प्राणी आपके कौन से हो जाते हैं? आप क्या राइट आंसर बताएंगे? पक्षी गर्म रक्त वाले होते हैं। क्या बताएंगे? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाते हैं। यानी जो आपके पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं ना, ये आपके नियत तापी होते हैं। यानी जो पक्षी वर्ग के प्राणी होते हैं ये कैसे होते हैं? आपके नियत तापमापी, नियत ताप मापी आपके ये प्राणी आपके यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो आपके सरीसृप वाले प्राणी होते हैं ये कैसे होते हैं? आपके अनियत तापी। ये कैसे हो जाते हैं? आपके अनियत, क्या नोट करें? अनियत तापी। क्या नोट करें? अनियत तापी आपके यहाँ पे आपके ये हो जाते हैं। और जो मत्स्य वाले होते हैं, मत्स्य वाले ये भी कैसे हो जाते हैं? ये भी आपके अनियत तापी आपके यहाँ पे आपके ये सारे यहाँ पे हो जाते हैं। और दोस्तों जो मत्स्य वर्ग में आते हैं ना, ये जो मैंने बताया ये सांस कहाँ लेते हैं? गिल्स से लेते हैं। किससे लेते हैं? गिल्स। ये पॉइंट याद करना है कि जो आपके जो मछली होती है सांस कहाँ लेती है? आप बताएं गिल्स से। आप बताइएगा कि जितने मत्स्य वर्ग के प्राणी होते हैं ये सोचना आप क्लोम से आप यहाँ पे याद करेंगे। और एक पॉइंट ये और यहाँ पे नोट करना कि जो आपका कीवी पक्षी है, कौन सा पक्षी? जो आपका कीवी पक्षी है, इसका ये पॉइंट नोट करना कि कीवी पक्षी का वैज्ञानिक नाम बता दो क्या है? कि कीवी पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या आप नोट कर देंगे? यहाँ पे नोट करिएगा आपका एप्टोरिक्स। क्या बताएंगे? एप्टोरिक्स। आप ये पॉइंट यहाँ पे याद कर लेना। क्या बताएंगे? एप्टोरिक्स। यानी कीवी पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? एप्टोरिक्स इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे आपका हो जाता है। और एक पॉइंट ये भी और यहाँ पे नोट करना कि जो आपका शुतुरमुर्ग होता है, क्या होता है? एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करना कि जो आपका शुतुरमुर्ग होता है, क्या? शुतुरमुर्ग का अन्य नाम क्या होता है आपका? इसी को क्या बोलते हैं? कीवी पक्षी। इसी को क्या बोलते हैं आपका? इसमें शुतुरमुर्ग का क्या अन्य नाम क्या याद करिए? इसका बोलेगा ऑस्ट्रिच। इसका अन्य नाम क्या आपका हो जाएगा? ऑस्ट्रिच। तो कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका शुतुरमुर्ग होता है इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? हम बताएंगे ऑस्ट्रिच बताएंगे। और जो कीवी पक्षी होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आप बताएंगे एप्टोरिक्स। नाम सही से लिख लेना। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे नोट करेंगे क्या? एप्टेरिक्स। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। दोस्तों आज की क्लास में जो चीज़ें मैंने बताई सारे क्वेश्चन तैयार करना, रिवीजन करना। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अभी जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार सारे क्वेश्चन आप रिवीजन जरूर करें। एग्जाम तक जो चीज़ें मैं बताऊं सारे या तैयार करके जाओ, रट के जाओ, कैसे भी करके आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको नजर आ जाएंगे। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे और पूरा टॉपिक अपना वहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। और ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करना आप ना भूलेगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।